एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई कह रहा होता है मेरी लाइफ पूरे अर्थ में सबसे लोएस्ट ऑर्डर पे है। फिर हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे बारिश हो रही होती है और वो बंदा कहता है और यहाँ के इंसेक्ट्स पूरे साल हमला करते हैं। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसी बारिश में कहीं जा रहा होता है। फिर वो एक अपार्टमेंट में घुस जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बच्चा होता है जिसने अपने दरवाजे को बंद करने के लिए कई सारा सामान रखा हुआ होता है और वो उन सभी को हटा रहा होता है। उन सभी को हटाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे वही बंदा आ चुका होता है और वो अपना हुडी निकालते हुए कह रहा होता है, हे ब्रेट, क्या तुम मुझे बाहर रखना चाहते हो? तो ये सुनते ही वो जो लड़का होता है यानी कि ये लड़का उसका भाई होता है, वो उसे कहता है आपको इतनी ज्यादा देर क्यों हो गई है? मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। और इसका नाम सू यांग यांग होता है। उसके साथ साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम सू कियांग जो होता है। यांग की बातें सुनते ही सू से खाना दे देता है, जो कि देखते ही यांग काफी ज्यादा खुश होता है और उसे निकालते हुए कह रहा होता है चलो कुछ खाना खा लेते हैं। और वो जो खाना होता है उसमें कुछ सेब, कुछ कैंडीज और कुछ ब्रेड होते हैं, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है वाओ, ये तो मून केक है। तब इसमें से एक जो मून केक होता है वो नीचे गिर जाता है, जिससे कि सू उठाते हुए कह रहा होता है ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे कि तुम रोज खा सको, तो इसलिए इसे वेस्ट करना बंद करो। मैंने इसे कमाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। यांग उसे खाते हुए कह रहा होता है वाकई में ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सू से कहता है अरे धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनने नहीं वाला है। ये कहते ही वो अपने कपड़े को उतारता है। तभी हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा जख्मी है। उसे देखते ही उसका भाई उससे कहता है ब्रदर, तुम तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो, तुम्हें शायद थोड़ी मेडिसिन ले लेना चाहिए, नहीं तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो सू से कहता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे बाद में कर लूंगा। और वैसे अगर तुमने खाना जल्दी खा लिया है तो जल्दी से सो जाओ, अगर तुम ऐसे ही छोटे रहोगे तो लोग तुम्हें बुली करेंगे। ये सुनते ही यांग उससे कहता है क्या बुली करेंगे? तो आप कहाँ पर रहेंगे? तो ये सुनते ही सू से कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, वैसे भी अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो क्या मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं? ये सुनते ही यांग उससे कहता है क्या सच में, क्या तुम मुझे बाहर निकालने वाले हो? तो काश आपने से पहले ही कर लिया होता तो मुझे शायद आपका ये बदसूरत सा चेहरा देखना नहीं पड़ता। ये सुनते ही सू से मार देता है, मतलब कि उसके सिर पे थोड़ा सा मारता है और उससे कहता है तुम कमीने, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तभी उसका भाई उससे कहता है भाई आपने कहा था कि जब हम मून केक खाएंगे तो हम लोग मून को देख पाएंगे, तो फिर मुझे आज मून क्यों नहीं दिख रहा? तो उसका भाई कहता है मैं तुम्हें चांद देखने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो यांग कहता है लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मून कैसे दिखता है, आप मुझे वो मून कब दिखाओगे? ये कहते हैं वो उस मून केक को लेते हुए देख रहा होता है और कह रहा होता है बस मैं इस मून केक को अपने सिर पे लेते हुए बस इमेजिन कर सकता हूँ। ब्रदर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं दोबारा पागल नहीं बनना चाहता। फिर उसके बाद वो सो जाता है। दूसरी तरफ सू अपने सिस्टम को चेक करने लगता है, जहाँ पे उसके पास ना तो कोई स्ट्रेंथ होती है ना ही कोई एजिलिटी होती है, उसके पास सब कुछ एकदम जीरो होता है। जो कि देखते ही सू कहता है सिस्टम अभी भी पूरी तरीके से खाली है, सिर्फ इसका स्टार्टअप ही बदल गया है। तभी सिस्टम का एक नोटिस आता है और वो उसे बताता है कि होस्ट सू कियांग जो वो अभी तक 100% रीच नहीं कर पाया, तो इसलिए उसकी किलर फ्लेम आर्ट वो अभी भी लॉक है। जो कि देखते ही सू कहता है अभी भी मुझे लगता है कि ये 3% मिसिंग है, मुझे कल चेक करना चाहिए। फिर हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सेकंड रैंक के मिड स्टेज का सीन देखते हैं, जहाँ पे सू का ओपोनेंट यूकाई वॉरियर होता है और वो सू को मार रहा होता है। सू काफी ज्यादा जख्मी होता है। तभी वहाँ पे सू के ऊपर जो बाउंड्री रखने वाला होता है वो उससे कहता है कमीना ये तुम क्या कर रहे हो, तुम खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है। दूसरी तरफ वो जो सू होता है वो अपने मन में कहता है मुझे अभी भी सहन करने की जरूरत है, मुझे अभी भी सहन करने की जरूरत है। तभी वो वॉरियर उससे कहता है ऐसा लगता है कि वो एजेंट बिल्कुल सही था, तुम सिर्फ पिटाई खाने के ही लायक हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें एजेंट पीताओ को भी दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है आज स्पेंड किया गया मनी इसके लायक है। तभी हम देखते हैं कि सू काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो वॉरियर होता है वो पीछे हट जाता है। लेकिन वो जो वॉरियर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो सू को एक किक मारते हुए उसे हरा देता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो मैच होती है ये यहाँ पर खत्म हो जाती है। और ये सब देखते ही सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं क्या ये ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो पूरा कुछ भी नहीं मिला। तभी वो वॉरियर वो सू को मारने वाला होता है, जो कि देखते ही रेफरी से कहता है आज का मैच ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो तुम और कुछ नहीं कर सकते। तभी वो वॉरियर कहता है मैं ये चाहता हूँ कि मैं उससे फिर से लड़ूं, वो भी कल। और ये कहते ही वो काफी जोर से चिल्ला रहा होता है, जो कि देखते ही आसपास के लोग कहते हैं ये वॉरियर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या इसका ओपोनेंट ये अभी भी जिंदा है? दूसरी तरफ हमें सू को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी होता है। तभी वो एजेंट पीता उसे देखते हुए कह रहा होता है ये अभी भी यहाँ पे लटका हुआ है, मैं इस तरीके से लेवलिंग स्पीड के लिए पेशेंस नहीं रख सकता, ये तो काफी ज्यादा बेकार है। दूसरी तरफ सू के पास एक आदमी आते हुए कह रहा होता है कियांग जी क्या तुम ठीक हो? और फिर वो अपने साथ सू कियांग जी को लेके जाता है, जहाँ पे सू अपना मुंह धोते हुए कह रहा होता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो दूसरा बंदा होता है ये गुआन यूंग की होता है, वो उससे कहता है हाँ ये अच्छा है कि तुम ठीक हो, वैसे मैंने इसे पहले तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया है, तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम कल ना आओ और कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। ये सुनते ही सू कियांग जी वहाँ से चले जाता है। फिर अपने घर में जाते हुए वो देखता है कि उसके कुछ दांत टूट गए हैं। वो ये सब देखते ही अपने में कहता है ये शायद लंबा नहीं चलेगा, शायद मेरी मौत जल्दी हो जाएगी। और वो गुआन यूंगी को कॉल लगाता है, जो कि सुनते ही गुआन यूंगी उसे कहता है सू कुआंग जी क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? क्या क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम कल फाइट कंटिन्यू करना चाहते हो? क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो? तो सू
उससे कहता है हाँ मैं 3 साल से पिटाई झेल रहा हूँ, अगर मैं खुद को मारने की सोच रहा होता तो मैं पहले ही मर चुका होता। मिस्टर गुआन यूंगी प्लीज मेरे लिए कुछ अरेंज करो। तो यूंगी उससे कहता है अच्छा हमारे पास मना करने का कोई भी राइट नहीं है, अब जबकि दोनों पार्टीज तैयार है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो मैं इसमें पैसे कमा सकता हूँ, अपने आप को फिर से देखो, हम तुरंत डील कर लेंगे। तो सू कहता है हाँ ठीक है। फिर सीन चाहिए होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जू छुली होता है और वो यूंगी से कहती है ये क्यांग लड़का जिसके साथ तुम काम कर रहे हो ये तो काफी ज्यादा मुश्किल काम कर रहा है, मैंने आज उसे अपनी आंखों से देखा था और मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो जिंदा रह पाएगा। तो यूंगी कहता है मैं काफी ज्यादा चिंतित था क्योंकि वो जो योकाई वॉरियर है वो कल काफी ज्यादा गुस्से में था और वो उसको पंच करना रोक नहीं रहा था, लेकिन फिर भी क्यांग काफी ज्यादा लकी है कि वो जिंदा है। तो झूले कहती है इसे देख कैसे लगता है कि उसे मनी की काफी ज्यादा जरूरत है और वो अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। तो यूंगी कहता है वो बस सेकंड ऑर्डर में एंटर करना चाहता है और अभी के लिए उसे उस कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है, लेकिन उसकी जीत ये काफी नहीं है। तो जूली कहती है क्या ये पागल तो नहीं है, सेकंड ऑर्डर में एंटर करने के कॉस्ट ये लगभग 1 मिलियन है और किसी को पता भी नहीं है कि उसकी अभी करंट लेवल क्या है, और अगर उसने रैंक रजिस्ट्रेशन को स्किप कर दिया तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस वो डबल हो जाएगी, और अगर मान भी लो कि उसकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो भी जाए लेकिन फिर भी उसे जीतने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत है। तुम पहले से जानते हो कि सेकंड ऑर्डर में बहुत सारे रिसोर्स को कंसोर्टियम द्वारा मोनोपोलाइज किया जाता है और बिना किसी सहारे के कोई भी नॉर्मल इंसान वहाँ तक नहीं जा पाएगा। तो यूंगी उसे कहता है मैं उसे काफी समय से जानता हूँ लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता चला कि उसकी रैंक क्या है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह हो चुकी होती है और सू अपने भाई के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पे उसका भाई कहता है ब्रदर क्या तुम आज मुझे कंपनी दोगे। तो ये सुनते ही सू से कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। फिर कुछ समय बाद वो घर से बाहर निकलते हुए कह रहा होता है तुम घर पे ही रहना और अगर मैं सेफली घर वापस आ गया तो मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। तो ये सुनते ही उसका भाई कहता है बेहतर होगा कि तुम झूठ ना बोलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ताकि हम लोग गेम खेल सके। ये सुनते ही सू वहाँ से चले जाता है और जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है द किलर फिल्म स्किल अभी भी 97% रेडी हो चुका है, अब मुझे बस 3% ही चाहिए और ये आज रात भर निर्भर करेगा, मैं इसके बारे में ज्यादा सोचने नहीं वाला और मेरा बॉडी अभी भी ठीक नहीं है तो इसलिए मैं एक ड्रिंक लूंगा और फिर इसे जारी रखूंगा। ये कहते ही वो एक बार में चले जाता है जहाँ पे हमें एक बारटेंडर लू मुझे को दिखाया जाता है, जहाँ पे जाते ही सू से एक वोडका मांगता है जो कि देखते ही मुझे उससे कहती है ब्रदर कियांग क्या आज तुम्हारा फाइट अपॉइंटमेंट है। तो ये सुनते ही सू से कहता है हाँ आज रात को है। उसकी बात सुनते ही मुझे अपने मन में कहती है ये लड़का ये दूसरों से काफी ज्यादा अलग है, वो हमेशा से ही एक जैसा रहता है, वो ज्यादा बातें नहीं करता और वो रोज यहाँ पे अकेला आता है और पीने के बाद सीधा चला जाता है, पीछे मुड़कर भी नहीं दिखता। और फिर उन सभी को बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों पहले ही हम सभी सोलर पार्टिकल से अफेक्टेड हुए हैं और उसी के साथ साथ बाहर से फर्स्ट ऑर्डर में कई सारे इंसेक्ट क्रीचर ने यहाँ पर हमला किया था, तो प्लीज अलर्ट रहना और केयरफुल रहना, उसी के साथ साथ अकेला मत रहना और बेसमेंट और लोअर फ्लोर में लंबे समय तक मत रहना। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है, वो मुझे उससे कहती है ब्रदर सुई क्या तुम कुछ और चाहते हो, मैं तुम्हें आज नए प्रोडक्ट का टेस्ट करवा सकती हूँ। तो ये सुनते ही वो जो सुई होता है वो उसका कैप निकाल देता है जो कि देखते ही मुझे उससे कहती है हे तुम ये क्या कर रहे हो, मेरा हैट हो वापस दो। तभी सुई कहता है कम ऑन लेडी अपने अंकल के साथ एक ड्रिंक करो, आज मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। तो ये सुनते ही मुझे कहती है नहीं अभी भी मैं काम कर रही हूँ। तो सुई कहता है अरे शर्माओ मत, अंकल के साथ ड्रिंक करना ये तुम्हारे ऑनर की बात है, तो चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। और ये कहते वो जबरदस्ती करने लगता है और कहता है यहाँ तक कि अगर हेवन बॉस भी यहाँ पे आ जाए तो फिर भी तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना होगा, जो कि देखते ही मुझे उसे कहता है क्या ब्रदर सुई प्लीज मुझे जाने दो। तो सुई उसके साथ जबरदस्ती करते हुए कह रहा होता है पहले मेरे साथ ड्रिंक करो फिर तुम जा सकते हो। ये सब देखते ही सू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है क्या मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, जो कि सुनते ही सुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कमीने अपना मुंह बंद करो। तो सू कहता है तुम इसके लिए कोशिश कर सकते हो। ये सुनते ही सियो गाओ जियान वो उसके पास आता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे लक का स्वाद चखना चाहते हो, ऐसा लगता है कि आज रात में लेवलिंग अप करने वाला हूँ। तो सू कहता है ट्राई करो अगर तुम कर सकते हो। तेजी से सू के ऊपर पंच कर देता है, लेकिन जो सू होता है वो अपने एक हैंड से उसके पंच को ब्लॉक कर देता है, जो कि देखते ही वो भी काफी ज्यादा रन होता है। सू उससे कहता है मेरा शराब बर्बाद करना बंद करो, जो कि सुनते ही सीओ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे दूसरा पंच करने वाला होते कि तभी सू उसे अपने ही गिलास से ही उसके ऊपर मार देता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो बहुत ही तेजी से उसके ऊपर एक किक मारता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, जो कि देखते ही मुझे काफी ज्यादा रन होती है। उसे देखते ही सभी लोग कहने लगते हैं आखिर ये बंदा कौन है, हमें कोई भी आइडिया नहीं है, लगता है ये ब्रदर जियाओ क्यांग है। दूसरी तरफ जो मुझी होता है वो अपने मन में कह रही होती है खूबसूरती को बचाने वाले हीरो का ये तरीका ये काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन यह शख्स वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ एक छोटा सा रिलेशन बनाना ये मेरे लिए बुरा नहीं है, शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए। तभी वहाँ पे वो बार का बॉस आ जाता है जो कि अंकल लिया होते हैं और अंकल लिया कह रहे होते हैं अरे सब कुछ ठीक है, तुम लोग यहाँ पे खेलना बंद करो और पीना जारी रखो, हम एक फैंसी बार टेंडिंग परफॉर्मेंस करेंगे, मैं वादा करता हूँ कि कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करेगा। और दूसरा जो बार टेंडर होता है वो अपना कर्तव्य दिखा रहा होता है। तभी वो बॉस अपने गार्ड से कहता है जल्दी इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। सीन चेंज होता है, हमें उसी वॉरियर
वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉल पे कह रहा होता है उसे ढूंढो, मेरे लिए ढूंढो उसे, मैनेजर पीआई, मैं उसे मार डालूंगा। तो वो जो पीआई होता है वो उससे कहता है वंडरहेड वॉरियर, बॉस ड्रू ने कहा है कि इस सीजन में तुम्हारी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा धीमी है, तो मैं इसके लिए चिंतित हूँ। तो वो वॉरियर कहता है क्या क्या तुम मेरी कैपेबिलिटी पे शक कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। तो वो मैनेजर पीआई कहता है नहीं, हमें बस ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना ट्रेनिंग मेथड चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो वॉरियर कहता है हमने ऑलरेडी ही उस बच्चे को चुन लिया है और कल देखना वो हमारा तो मारा जाएगा। वैसे भी मैं उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हूँ और वो कल मेरे हाथों मरने वाला है। ये सुनते ही वो मैनेजर पीआई कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लेना, मैं इसका रिजल्ट संभाल लूंगा। वैसे भी बॉस ड्रू ने तुम्हारे लिए पहले ही नए जूते और दस्ताने तैयार रखे हैं, मैं तुम्हें वो बाद में दे दूंगा, तुम उसे काफी ज्यादा पसंद करोगे। ये सुनते ही वो वॉरियर अपने मन में कह रहा होता है अब ऐसा लगता है कि आज मैं अपने आप ही एंजॉय कर सकता हूँ, मैं कल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दूसरी तरफ वो जो पीआई होता है वो कहता है लेकिन तुम लूगवान ऑर्गेनाइजेशन के बॉस डू बूतियान को समझना चाहिए, अगर इस सीजन तुम उम्मीद के ऊपर नहीं जाते तो शायद तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और समय आने पर भले ही तुम एक स्पार पार्टनर बन जाओ, लेकिन फिर भी इसका जो लिक्विडेटेड डैमेज है उसे तुम भर नहीं पाओगे, तो सब कुछ तुम पर है। तो ये सुनते ही वो जो वॉरियर होता है वो अपने फोन को नीचे फेंक देता है। फिर हमें एरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा एक जगह बैठा हुआ होता है, तो उसे देखते ही दूसरा बंदा कहता है हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये जो बंदा होता है ये बॉस जियांग होता है। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो उसके पास आते हुए कहता है बॉस जियांग, हमें से एक बार फिल्म करने दे, मैं आपको 50% शेयर दे दूंगा। ये सुनते ही वो जो बॉस जियांग होते हैं वो उससे कहते हैं अब सारे के सारे रूल बदल गए हैं, मैनेजर ने फिल्म बनाने के लिए मना किया है, तो इसलिए मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो दूसरा बंदा कहता है मैंने सुना है कि आज एक अच्छा शो है, मुझे पूरा का यकीन है कि ये काले बाजार में सोने की कीमत पर बेचा जा सकता है, बहुत जियांग हम एक साथ पैसा कमा सकते हैं। तो वो जियांग कहता है ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है, मैं 70% लूंगा, या फिर अगर तुम इसे दे नहीं सकते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनते ही वो दूसरा बंदा कहता है बहुत जियांग ये तो उम्मीद के मुताबिक एक सौदा है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। सीन जो होता है हमें यूंकी और जूली को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहे होते हैं सू क्यांग जो वो एक मोस्ट टफ स्टार पार्टनर है और उसकी प्राइस काफी ज्यादा हाई है, लेकिन आज के मैच के लिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तभी वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है मैनेजर गुआन आज फिर से एक बड़ी रकम कमाने वाले हो, आज ब्रदर रेसिस्टेंस के साइनिंग के 3 साल हो गए हैं। तो यूंकी उसे कहता है क्या तुम इससे कैसे रिलेटेड हो मैनेजर पाई? तो मैनेजर से कहता है हाँ ऑफ कोर्स ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि वो गिरता है या फिर नहीं, और जब वो गिरेगा तो तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसा रहेगा। ये सुनते ही यूंकी कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो जो पीआई होता है वो घूमते हुए से कहता है कुछ नहीं, मैं समझौते को संभाल लूंगा, बाद में मिलते हैं। और ये कहते हैं वो वहाँ से चले जाता है। तभी यूंकी क्यांग जी को कॉल लगाता है और कहता है हे तुम कहाँ पे हो? तो ये सुनते ही वो जो सू क्यांग जी होता है वो कहता है गुआंग यूंकी मैं आ चुका हूँ। ये कहते हैं वो उसी एरेना में एंटर कर देता है। फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू यांग जी यूंकी के पास आता है और उससे कह रहा होता है सर गुआन यूंकी प्लीज मुझे फिर से ट्राई करने दीजिए। तो ये सुनते ही यूंकी उससे कहता है तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक है, मुझे डर है कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। तो सू कहता है मैं अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, प्लीज मेरे लिए कुछ अरेंजमेंट करिए। तो यूंकी उससे कहता है अगर तुम मर जाते हो तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ और इसमें तुम्हारा भाई भी शामिल है। तो सू उससे कहता है हाँ मैं काफी सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। तो यूंकी कहता है तुम जानते हो लेकिन फिर भी तुम ये करना चाहते हो क्यों? सू कहता है अगर तुम मुझे कोई भी चांस नहीं दोगे तो इसमें और मरने में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू उसी वॉरियर से फाइट कर रहा होता है और वो जो वॉरियर होता है वो उसे पीट रहा होता है और हमें बताया जाता है रैंक 2 वंडर वॉरियर की कॉम्बैट एबिलिटी वो 90% इंक्रीज हो चुकी है, जो कि देखते ही यूंकी अपने मन में कहता है अभी क्या होने वाला है, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी वो रेफरी उस वॉरियर के पास आते हुए कह रहा होता है तुम पहले 30% बढ़ा चुके हो और रूल्स के अनुसार ये मैच अब खत्म हो चुका है। तो ये सुनते ही वो वॉरियर कहता है क्या मुझे 100% पहले ही नहीं पहुंचना चाहिए? और ये कहते ही वो उसे डरा देता है, जो कि देखते ही वो रेफरी उससे कहता है नहीं ये स्पार पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है और ये समझौते के खिलाफ भी है। जो कि सुनते ही वो वॉरियर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं समझते, तुम यहाँ से दूर रहो नहीं तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। और ये कहते हुए वो उसे फेंक देता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या क्या मुझे अभी भी वेट करने की जरूरत है? तभी वो मैनेजर पीआई कहता है नहीं ये शो तो अभी शुरू हुआ है। और हम देखते हैं कि वो जो वॉरियर होता है वो अपने हाथों से वो डैगर निकाल देता है, यानी कि उसके ग्लव्स में ही उसका डैगर होता है और वो काफी तेजी से सू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है किड अब तुम खुद को ब्लेम दोगे क्योंकि तुम काफी ज्यादा अनलकी हो। ये कहते हुए उसके ऊपर वार करता है, जो कि देखते ही यूंकी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ध्यान से। तभी हम देखते हैं कि जो सू होता है वो अपने हाथों से उसको ब्लॉक कर देता है जिससे कि उसका हाथ काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और तभी वो अपने सिस्टम में देखता है जहाँ पे उसकी एंडेंजर्ड 98% कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए वो डिफेंस कर रहा होता है और डिफेंस करते हुए कहता है बस कुछ स्टेप और बाकी है फिर मेरा पूरा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि उसका 99% हो चुका होता है, लेकिन वो अभी भी उस वॉरियर से मार खा रहा होता है, वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है। वो वॉरियर उससे कहता है मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तुम मरने वाला हो। ये कहते वो काफी जोर से चिल्लाता है और काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी नीचे से एक पिलर निकलते
चलते हुए उसके आर पार हो जाता है। और ये जो पिलर होता है ये एक इंसेक्ट होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये सब देखते हैं वहाँ पे हल्ला गुल्ला मच चुका होता है और सभी भाग रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे तो एक इंसेक्ट बाहर निकला है, हम पर एक हमला हुआ है। यूंग किसी देखते हुए कहता है इससे पहले बहुत बड़ा हंगामा हो जाए और ये इंसेक्ट हम पर हमला कर दे उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तो जूली कहती है भगवान, ये तो रैंक 3 का बर्जर्क टाइगर बीटल है जिसने एक ही बार में इस एरेना को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हम लोग यहाँ से बच के भाग नहीं सकते। तभी वो जो बीटल होता है वो सू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो सू के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन सू से डिफेंस करता है, फिर भी वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी एंडेंजर्ड 100% कंप्लीट हो चुकी है और उसे बताया जाता है कि होस्ट किल फायर टावर डायनामिक वैल्यू 100% तक रीच हो चुकी है, जिसकी वजह से सू को एक पावर अप मिलता है। और वो कहता है फाइनली बहुत समय वेट करने के बाद मैं अपनी पावर को टेस्ट कर सकता हूँ। और उसकी पावर किल फायर टावर होती है और उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है, जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कहते हैं क्या रैंक 3 के टाइगर बीटल का अटैक को उसने कैसे डिफेंड कर लिया है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो सूस बीटल के डंक को तोड़ देता है और उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धूल हो चुका होता है, जिसकी वजह से यूंकी को कुछ भी नहीं दिखता है और वो अपने में कहता है रैंक 3 का टाइगर बीटल ये तो सच में काफी ज्यादा बड़ा है। इसे देख के ऐसा लगता है कि एरेना में जो सू क्यांग जी है वो अभी तक मर चुका होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई उस रैंक 3 टाइगर बीटल से लड़ रहा है। वहाँ पे 2 बीटल होते हैं जो कि सू से लड़ रहे होते हैं, लेकिन सू काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो बहुत ही तेजी से उन दोनों को मार डालता है। ये सब देखते ही एक बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है यहाँ से भागो, हमारी लाइफ मनी से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। दूर के हटते ही यूंजी देखता है कि वो दोनों के दोनों बीटल मारे जा चुके हैं, जो कि देखते ही वो कहता है क्या टाइगर बीटल ये तो मारे जा चुके हैं, लेकिन इसको किसने मारा है और वो सू क्यांग जो वो कहाँ पे है। तभी वो एक कैमरे को देखता है जिसे देखते ही वो कहता है शायद ये पूरा का पूरा फाइट रिकॉर्ड किया गया होगा, तो मैं इसे बाद में चेक कर सकता हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम सू क्यांग के घर का सीन देखते हैं और वो वहाँ पे लेटा हुआ होता है। तभी वो जागता है तो उसे देखते ही उसका भाई उसे कहता है ब्रदर तुम फाइनली जाग गए, जो कि सुनते ही सू से कहता है आखिर में कितनी देर तक सो रहा था। तो यांग कहता है लगभग 20 घंटे से तुम सो रहे थे, तुम जब यहाँ पे आए थे तो तुम तुरंत बेहोश हो गए थे और मैं वही हूँ जिसने कि तुम्हारे इन घाव पर मलम पट्टी लगाया है। ये सुनते ही सू काफी ज्यादा रन होता है और अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर पाया हूँ। और वो अपने भाई से कहता है ब्रैड क्या तुम्हें बैंडेज करना आता भी है, तुमने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। तो ये सुनते ही यांग उससे कहता है मैंने तुम्हारा एक दिन तक ख्याल रखा और उसके बाद मैं भूखा भी हूँ, तो क्या तुम इससे खुश नहीं हो? हाँ, तो सू चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सिर्फ खाना खाना जानते हो, मैं तो लगभग मर ही गया था। तो यांग कहता है तुम मरोगे नहीं, तुम इनविंसिबल जियाओ क्यांग हो, मैंने सही कहा ना। और ये कहते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है तुम इस सिचुएशन में भी हो लेकिन फिर भी मुझे धमकी दे रहे हो, जाओ जल्दी से खाना लेके आओ, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। तो सू कहता है ठीक है मैं खाना लेके आता हूँ और आधे घंटे बाद वो घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसके पास यूंकी आता है जो कि देखते ही वो उससे कहता है सर यूंकी तुम यहाँ पे क्यों हो? तो यूंकी उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ, तुम आराम कर रहे थे तो इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया है, मैं यहाँ पे कुछ खाना लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तो ये सुनते ही सू उसे लेते हुए कहता है ठीक है रुक जाओ, मैं सबसे पहले से ऊपर ले जाऊंगा। और फिर बात करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं और ये कहते हैं वो दोनों एक स्ट्रीट कॉर्नर में चले जाते हैं, जहाँ पे जाते ही सू से कहता है सर गुआन अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो यूंकी उसे कहता है कल वंडर वॉरियर वो मर चुका है, तो इसीलिए हम अभी भी उनके साथ पैसों के बारे में बातचीत कर सकते हैं, तुम्हें शायद कुछ समय बाद पैसा मिल सकता है। तो ये सुनते ही सू से कहता है अरे प्लीज जो बताना जल्दी बताओ, मुझे भी थोड़ा काम है और मुझे काफी ज्यादा पैसे की भी जरूरत है। तो ये सुनते ही यूंकी उससे कहता है चिंता मत करो, मैं ऐसे जल्दी संभालने की कोशिश कर दूंगा। तो ये सुनते ही सू वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं छुट्टी ले लूंगा। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी यूंग चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ, कल 2 बेंजक टाइगर बीटल्स वो मारे गए, उन दोनों को तुमने मारा था, क्यों मैं सही हूँ है ना? तो ये सुनते ही सू से कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो? तो यूंगी उससे कहता है तुम जानते हो कि तुम लोग जो काम कर रहे हो वो तुम्हारे फिनिशियल सपोर्ट के लिए स्पार पार्टनर बनना है ना? हालांकि तुम लोगों से मार खाते हो जिससे कि वो दूसरे लेवल अप हो जाते हैं, फिर चैलेंज के लिए रैंक 2 एरिया में आगे बढ़ते हैं और इस प्रोसेस में कंसोर्टियम और वॉरियर को दोनों को काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन तुम लोग जो कि अपने लाइफ को जोखिम में डाल के कुछ पैसे ही पाते हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो ये सुनते ही सू से कहता है क्या इसमें तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है? तो यूंगी कहता है क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है, तो तुम अभी भी स्पार पार्टनर क्यों बनना चाहते हो? क्या वॉरियर बनकर ज्यादा पैसा कमाना ये आसान नहीं है, तुम ये क्यों नहीं बन जाते? तो ये सुनते ही सू से कहता है मेरी भी अपनी एक पसंद है और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। तो यूंगी उससे कहता है कल मैंने पहले देखा था कि वर्नर वॉरियर ने लोगों को हरा के लेवल अप किया था, लेकिन तुम मुझसे पिटकर लेवल अप हो जाते हो। ऐसा सिचुएशन मैं पहली बार देख रहा हूँ और कल जब वो बीटल वो अपीयर हुआ जिसकी वजह से तुम और वो वंडरर वॉरियर दोनों ही काफी ज्यादा खतरे में थे, लेकिन सिर्फ वो वंडरर वॉरियर वही मारा गया, हालांकि तुम बच गए और वो टाइगर बीटल्स वो मारे गए। इससे मुझे ये शक होता है कि ये सब जो भी हुआ था ये सब तुमने ही किया था और उस टाइगर बीटल के शरीर के हिस्से को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है और तुम्हारे
रिकवरी स्पीड ये नॉर्मल पीपल से काफी ज्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि मैं देख भी नहीं सकता कि तुम्हारे लेवल ये कितनी ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा ओपोनेंट यहाँ पे कहीं पर नहीं मिलेगा। ये सुनते ही सू से कहता है क्या तुम ये बातें घुमाना बंद करोगे, सीधा मुद्दे पर आओ और तुम्हारा पर्पस क्या है ये बताओ। तो यूंगी उसे कहता है तुम अपने पावर से एक वॉरियर बन सकते हो, न केवल तुम ज्यादा पैसा कमा सकते हो बल्कि तुम रैंक अप भी कर सकते हो और हम दूसरे कोऑपरेशन मेथड भी चेंज कर सकते हैं। ये सुनते ही सू वहाँ से जाते हुए कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये कहते वो चले जाता है, जो कि देखते ही यूंगी कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगा। और वो अपने में कहता है इतने सालों बाद उसके साथ रहने के बाद भी मुझे अभी तक नहीं पता चला कि वो क्या सोच रहा है। ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। फिर हमें उसी बार का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि हाल ही में कई जगहों में बॉस रैंक म्यूटेंट वॉर्म वो अपीयर हुए थे और 11 डिपार्टमेंट इलाइट टीम उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुकी है, तो प्लीज कोई ना घबराए। और ये उसी न्यूज में बताया जाता है। हम देखते हैं कि सू उसी बार में जाके बैठ जाता है जहाँ पे वो मुझी होती है और वो उसे देखते हुए कहती है ब्रदर कियांग तुम काफी ज्यादा घायल हो गए हो, मेरे पास कुछ दवाई है, क्या तुम उसे लेना चाहते हो। ये सुनते ही सू कहता है थैंक्स, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। तो मुझे उसे कहती है मेरा नाम लू मुजी है और सभी मुझे जी कह के बुलाते हैं। तभी वहाँ पे वो बॉस भी आ जाता है जो कि कियांगजू से कहता है कियांगजू मैंने सुना है कि वो एरेना में कुछ टाइगर बीटल ने हमला कर दिया था। तो ये सुनते ही सू से कहता है हाँ ऐसे ही हुआ था। तो वो बॉस कहता है लेकिन मैंने सुना है कि किसी एक व्यक्ति ने उसे तुरंत मार डाला। तो सू कहता है क्या ऐसा है, अच्छा हुआ मैं जल्दी भाग गया था, अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो मैं मर जाता। ये सुनते ही वो बॉस कहता है वो वॉरियर मारा गया और टाइगर बीटल भी तुरंत मारा गया, सिर्फ तुम ही बच गए। तेजी से दौड़ना भी एक काबिलियत है, तुम काफी ज्यादा लकी हो। और ये कहते वो जोरों से हंसने लगता है और उसे कहता है क्या तुमने उस ग्रीन जज रॉक्स रेड टेल स्कॉर्पियन के बारे में सुना है। तो सू कहता है नहीं मैंने इसके बारे में नहीं सुना। तो वो बॉस उससे कहता है तुम्हें कुछ हाई लेवल के मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए ताकि तुम अपने लेवल को जल्दी से बढ़ा पाओ। ये कहता है वो उसे एक पोशन देता है और कहता है इसे ले लो, क्रिटिकल मोमेंट में ये तुम्हारा काफी ज्यादा काम आएगा और ये उस जी के मेडिसिन से काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये सुनते ही सू उसे ले लेता है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है ब्रदर्स कल हम जा रहे हैं, हम एक क्रेजी ट्रेनिंग से गुजरे हैं और ये काफी ज्यादा कठिन था, लेकिन ये एक मात्र तरीका था जिससे कि हम काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और अपने ओपोनेंट को हरा सकते हैं। ये सुनते ही उसके साथ लोग कहते हैं हाँ हमें एक पावरफुल दुश्मन चाहिए जिसे हम लोग हरा सकते हैं। तो ये सुनते ही वो बंदा कहता है हाँ रैंक 5 का बटरफ्लाई ने पहले ही 5 टीमों का सफाया कर दिया है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम निश्चित रूप से उसे हरा सकते हैं। और जैसे कि मैं तुम सभी का लीडर हूँ तो मैं सबसे पहले कप पीऊंगा और हमारा जो नाम है ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी और सारे के सारे न्यूज़पेपर में हमारा ही नाम होगा। और ये जो बंदा होता है ये टाइगर रोअर टीम्स का टीम लीडर होता है यांग जिया हुआ। उसकी बातें सुनते ही सभी लोग चीयर अप करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मुझे को देखते हैं जो कि सू को देखते ही अपने मन में कहता है ग्रेट, इस बार मुझे इस टीम का पीछा करना है और बटरफ्लाई को मारना है, मुझे सिर्फ लेवल अप के पैसे मिल सकते हैं और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तभी वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे सू वहाँ से चले गया होता है, जो कि देखते ही वो अपने मन में कहता है ये आदमी हमेशा आता है और चले जाता है, वो काश हमारे साथ उस बटरफ्लाई को मारने के लिए आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सू अपने घर जा रहा होता है और अपने मन में कहता है बाहर का बॉस वो लिया वो बिल्कुल ठीक था, मुझे सच में किल फायर टावर की पावर को टेस्ट करने के लिए किसी हाई रैंक के इंसेक्ट को ढूंढना चाहिए ताकि मैं उससे लड़ सकूं, लेकिन हाई रैंक इंसेक्ट को मारने के लिए मुझे क्वालिफिकेशन की जरूरत है और आगे मुझे अपने छोटे भाई की भी देखभाल करनी है। ये कहते वो किसी जगह में आ जाता है और कहता है चलो टाइगर और टीम जिस रैंक 5 के बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहा था उसके बारे में कुछ चेक करते हैं और हम देखते हैं कि ये सू का सीक्रेट बेसमेंट होता है जहाँ पे हमें बहुत सारे हथियार को दिखाया जाता है। वहाँ पे सू कहता है यहाँ का स्पेस ये काफी ज्यादा छोटा है, ऐसा लगता है कि मुझे एक अच्छा सा और बड़ा सा बेस बनाने की जरूरत है। और ये कहते ही वो कंप्यूटर चलाने लगता है और कहता है मैंने पहले बार में जो सुना था वो ये है कि दूसरी टीम रैंक 5 बटरफ्लाई के साथ लड़ रही थी, तो चलो ढूंढते हैं कि ये क्या था। और ये कहते ही वो उस रैंक 5 के बटरफ्लाई को सर्च करता है, जिसे देखते ही वो कहता है रैंक 5 इंटरमीडिएट इंसेक्ट, वो टीम बहुत ही टफ फाइटिंग कर रही थी, अफसोस की बात है कि वो मारी गई। तो चलो अब टाइगर रोअर टीम के बारे में सर्च करते हैं और वो टाइगर रोअर टीम के बारे में देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो कह रहा होता है तो ठीक है कल ऐसे किल फायर टावर के साथ टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कितना ज्यादा अच्छा है। और ये कहते वो टाइगर रोअर टीम के जीतने के चांस देखता है जहाँ पे उनकी सक्सेस रेट 5% होती है, जिसे देखते ही वो अपने में कहता है अगर क्या हो कि मैं इसमें ऐड हो जाऊं, जहाँ पे सू कियांग जो की सक्सेस रेट वो अननोन दिखाती है, जो कि देखते ही सू कहता है ये सब क्या बकवास है, चलो इसके बारे में भूल जाते हैं, वैसे भी मुझे अभी टफ फाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे सबसे पहले अपना प्लान बनाना चाहिए। और ये कहते वो वहाँ से बाहर निकलता है और वो अपने मैकवार कार को देखता है, जो कि देखते ही वो कहता है ओल्ड फ्रेंड जैसा कि मेरा किल फायर टावर ये एक्टिव हो गया है और अब मैं आखिरकार तुम्हें ड्राइव कर सकता हूँ। ये कहते ही वो उसे स्टार्ट करता है और फिर कुछ देर बाद वो घर चले जाता है जहाँ पे वो अपने भाई को खाना देता है, लेकिन उसका भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम आधे दिन के लिए बाहर थे और तुम मेरा स्वादिष्ट खाना लाए हो क्या। तो सू कहता है अगर मैं आज रेस्ट नहीं करता तो शायद मैं इस वक्त नहीं आ पाता और तुम इतने मतलबी क्यों हो। तो ये सुनते ही उसका भाई उसे कहता है ऑफ कोर्स मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं ज्यादा खाऊंगा नहीं तो मुझे ताकत कैसे मिलेगी। तो ये सुनते ही सू उसे खाना दे देता है और उसे कहता है जल्दी से खाओ और 1 मिनट से पहले खा लेना, जो कि
देखते ही यांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उनके घर के बाहर कोई आता है, जो कि देखते ही सू कहता है यहाँ पे कौन है। तभी बाहर से आवाज आती है, ये मैं हूँ लू मुझी। ये सुनते ही जांग जी दरवाजा खोल देता है और अपने मन में कहता है क्या यह यहाँ पे क्यों आई है। और वो उससे कहता है तुम कैसे जानते हो कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो ये सुनते ही लू मुझी कहती है क्या तुम भूल गए हो कि वो बाहर एक डेटाबेस है, लेकिन तुम्हारी ये जगह ये काफी ज्यादा भूल भुलैया की तरह है, इसे खोजने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो सू कहता है ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जगह बदलनी चाहिए। तो मुझे उससे कहती है क्यों, क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगे। तभी यहाँ पे यांग आता है और कहता है ये सिस्टर तो काफी ज्यादा सुंदर है, क्या आप उसे अंदर नहीं बुलाओगे। तो ये सुनते ही सू उसे अंदर बुलाता है। यांग कहता है सिस्टर तुम आखिरकार मेरे भाई को ढूंढने के लिए क्यों आई हो। तो मुझे उससे कहती है तुम शायद उसके छोटे से भाई हो, है ना। तो ये सुनते ही यांग कहता है हाँ मुझे यांग कहा जाता है। तो मुझे कहती है हाँ ठीक है यांग, वैसे तुम मुझे सिस्टर आज ही कह के बुला सकते हो, काश मेरा भी छोटा भाई होता। तो ये सुनते ही यांग कहता है तो क्या फ्यूचर में मैं आपका छोटा भाई बन सकता हूँ। तो ये सुनते ही सू उसे मारता है और उसे मारते हुए कहता है क्या तुमने अपना खाना खा लिया। तभी मुझे सू को मेडिसिन देते हुए कहती है तुमने इस मेडिसिन को बार में ही छोड़ दी थी, मैं तुम्हारे लिए से लेके आई हूँ। तो सू कहता है हाँ जब मैं चला आया था तब मैं से भूल गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनते ही मुझे अपने मन में कहती है ये तो सच में कितना स्ट्रेट मैन है। तभी वो वहाँ पे यांग के एक आर्ट को देखती है, जिसे देखते ही वो उसे उठा लेती है और कहती है वाकई में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो यांग कहता है मेरा बड़ा भाई हमेशा घर पर नहीं रहता, तो इसलिए ये मेरा साथी है। और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी मुझे यांग को एक स्ट्रॉबेरी बना के देती है, जो कि देखते ही यांग काफी ज्यादा खुश होता है। ये सब देखते ही सू अपने मन में कहता है क्या इसने एक स्ट्रॉबेरी बना के दिया, स्ट्रॉबेरी तो एरिया 1 में ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर ये कमीने से खाने की जिद करेगा तो मैं इसे कैसे ला के दूंगा। तभी यांग अपने भाई से कहता है ब्रदर मैं इसे खाना चाहता हूँ प्लीज। ये सुनते ही सू से कहता है क्या दिन में सपना देखना बंद करो। तभी मुझे कहती है ये काफी ज्यादा लेट हो रहा है तो मुझे अभी यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनते ही यांग उससे कहता है सिस्टर जी तुम यहाँ पे कब आओगी। तो ये सुनते ही मुझे उससे कहती है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो यांग कहता है मेरे भाई का कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या तुम बन सकते हो। तो ये सुनते ही सू उसका मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है बच्चे बकवास करना बंद करो। और मुझे से माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा छोटा भाई कुछ भी बोलता है। ये सुनते ही मुझे वहाँ से जाने लगती है और शर्मा रही होती है। तभी वो कहती है ब्रदर कियांग मैं टाइगर ड्रॉअर टीम के साथ रैंक 5 की बटरफ्लाई को मारने के लिए जा रही हूँ। ये सुनते ही सू काफी ज्यादा रन होता है और उससे कहता है क्या तुम उनके साथ जा रहे हो। तो मुझे कहती है हाँ मैं भी टाइगर ड्रॉअर टीम के एक नंबर। तो ये सुनते ही सू उससे कहता है तो तुम अपना ट्रू स्ट्रेंथ छिपा रहे हो। मुझे उससे कहती है एक्चुअली मैं एरिया नंबर 2 से हूँ, लेकिन मुझे नीचे धकेल दिया गया और मैं वहाँ पे वापस जाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही हूँ। तो सू कहता है वो बॉस का लेवल वो काफी ज्यादा हाई है, तो मुझे डर है कि तुम लोग अगर वहाँ पे जाते हो तो काफी ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। मुझे कहती है हाँ मुझे पता है, मैं भी उस बॉस से नहीं लड़ सकती क्योंकि मेरी रैंक काफी ज्यादा कम है, मैं बिना किसी बिजनेस ग्रुप सपोर्ट के उसके साथ नहीं लड़ सकती। और अब टाइम आ गया है कि मैं किसी बड़े टीम के साथ जाऊँ और ये मेरे लिए पैसे कमाने का और रैंक अप करने का काफी अच्छा मौका है। तो सू उससे कहता है अच्छा ठीक है अगर तुम जाना चाहती हो तो गुड लक। ये सुनते ही मुझे थोड़ी सी उदास हो जाती है और उससे कहती है इस बॉस को मारने के बाद लगभग 18 रिवॉर्ड मिलेंगे और इसके रैंक अप स्पीड ये भी काफी ज्यादा तेजी से होगी, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे। तो सू उससे कहता है सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये सुनते ही मुझे काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से चले जाती है, जो कि देखते ही यांग से कहता है ब्रदर क्या सिस्टर आहा जी क्या वो खतरे में है। तो सू उससे कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। तो यांग उससे कहता है तो फिर आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, आप उसके साथ क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये सुनते ही सू उससे कहता है तुमने कब से दूसरों की इतनी परवाह शुरू कर दी है। और ये कहते ही वो उसका गाल खींच रहा होता है। दूसरी तरफ मुझे को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अपनी रियल पावर को क्यों छुपा रहा है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी मॉन्स्टर से बच के भाग रहे होते हैं और वो लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं बचाओ हमें बचाओ। और हमें वहाँ पे रैंक 3 फिलिस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो उन सारे के सारे इंसानों को मार रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से एक बंदे की आवाज आती है और वो वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है मुझे आशा है कि मैं तुम लोगों की वजह से लेवल अप कर सकता हूँ। और ये जो बंदा होता है ये और कोई नहीं बल्कि सू होता है। वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है ठीक है चलो इस गेम को शुरू करते हैं। और ये कहते हुए वो एक फ्लैश पर अटैक करता है और उससे कहता है तुम सबसे पहले हो जो कि मरने वाले हो। ये कहते हुए उस पर बहुत ही तेजी से अटैक करता है और उसे मार डालता है और उससे कहता है तुम तो काफी ज्यादा स्लो हो। तभी अचानक उसके पीछे से और एक इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते ही सू काफी स्पीड से पीछे हो जाता है और कहता है स्नेक अटैक का यूज करना ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो जो इंसेक्ट होता है वो और भी ज्यादा तेज होता है, वो अचानक से सू के पीछे आ जाता है, जो कि देखते ही सू काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो इंसेक्ट उस पर अटैक करता है लेकिन सू उससे बच जाता है और कहता है ये दोनों तो एक साथ अच्छा काम कर रहे हैं। इसे देख कर लगता है कि गेम की डिफिकल्टी ये और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो शायद मुझे सबसे पहले अटैक करना चाहिए। और ये कहते हुए बहुत ही तेजी से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है और उन दोनों को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, जो कि देखते ही वो जो दूसरा इंसेक्ट होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो कि देखते ही सू उसका पीछे करते हुए कहता है क्या आप बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। ये कहते हुए बहुत ही तेजी से उसे भी काट देता है और कहता है अफसोस की बात है कि ये काम बहुत ही जल्दी खत्म हो गया है। फिर कुछ समय बाद हमें टावर सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू पहुंच गया होता है और वो वहाँ पे जाते हुए कहता है पिछली बार मैंने किल फायर टावर को अनलॉक
किया। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। और ये कहते हुए वो उसमें चेक करने लगता है, जो कि देखते ही वो अपने मन में कहता है हालांकि स्टोर में बहुत कुछ है, लेकिन जो चीजें मैं खरीद सकता हूँ वो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं और भी चीजें खरीदना चाहूँ तो मुझे मेरी एक्सपी को बढ़ाना होगा ताकि मैं इसे खरीद सकूँ। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उन 3 बीस्ट को मारने की वजह से उसे कुछ पैसे मिलेंगे, जो कि देखते ही वो अपने मन में कहता है नॉर्मल लेवल के इंसेक्ट को मारने से बहुत ही कम पैसा मिलता है और उसके साथ साथ बहुत ही कम एक्सपी बढ़ती है। अगर इस तरह में चलता जाओ तो मेरी रैंक बहुत ही धीरे बढ़ेगी और मैं कैसे रैंक बढ़ा सकता हूँ। और वैसे भी अब यहाँ पे इंसेक्ट की संख्या ये काफी ज्यादा बढ़ रही है और रैंक 1 एरिया ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है यंग, और मुझे जल्दी से जल्दी रैंक अप करना होगा ताकि हम लोग उससे मिल सके। इसलिए कैसा लगता है कि जैसे मुझे बहुत ही बड़ा जोखिम उठाना है, लेकिन फिर भी मैं ये कर लूंगा। यूंकी को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसे पीताओ का कॉल आता है और वो उसे कहता है पीताओ यूंकी मैं पीताओ बोल रहा हूँ। जो कि सुनते ही यूंकी उससे कहता है तो ये मैनेजर पीताओ कह रहा है, तो ठीक है तुम मुझे बताओ कि तुमने अचानक मुझे क्यों बुलाया है। तो ये सुनते ही वो जो पीताओ होता है वो उससे कहता है वंडर वॉरियर के इंसिडेंट के बाद लू गैंग ऑर्गेनाइजेशन के बॉस ने इस पर ध्यान दिया और वो सू क्यांग झू से मिलना चाहते हैं। तो क्या तुम ये सब कुछ काम कर सकते हो? क्या तुम उससे उस बॉस को मिलवा सकते हो? वैसे भी हम तुम्हारा काम फ्री में नहीं करेंगे, हम तुम्हें जो एक मैच का जो राउंड है उसमें जो स्पार मनी है वो सारा का सारा हम तुम्हें दे देंगे। तो ये सुनते ही यूंकी कहता है वो अब हमारा स्पार पार्टनर नहीं है, तुमने उसे उस दिन खुद ही देखा था, वंडर वॉरियर को उसी टाइगर बीटल ने मार डाला था और वो सू कियांग से कोई भी रिलेट नहीं करता। तो ये सुनते ही पीता उसे कहता है तुम क्या सोच रहे थे कि वो बच्चा काफी ज्यादा लकी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बॉस ड्यू की उससे कई ज्यादा उम्मीद है और वो उसके साथ एक साइन अप करना चाहते हैं। तो ये सुनते ही यूंकी उससे कहता है कि तुम लोग मेरे लोगों को रिक्रूटिंग करना चाहते हो? तो ये सुनते ही पीताओ कहता है हाँ हम लोग यही चाहते हैं। तो यूंकी कहता है ये मेरा मनी ट्री है और तुम मुझे इसे करने के लिए सिर्फ 50,000 ही दे रहे हो, क्या तुम लोग मुझे नीचा नहीं दिखा रहे? तो ये सुनते ही पीताओ से कहता है अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बात कुछ इस तरह है कि अगर हम लोग अपने काम में सक्सेस हो जाते हैं तो मैं अपने ग्रेटेस्ट अथॉरिटी का यूज करूंगा और मैं तुम्हें 1 मिलियन में दे सकता हूँ। तो ये कैसे लग रहा है? वैसे भी हम लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, आशा है कि तुम ज्यादा पागलपंती नहीं करोगे। वैसे भी बॉस ड्यू का मिजाज वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो काफी गुस्से वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सू आ जाता है, जो कि देखते ही यूंकी पीताओ से कहता है ठीक है तुम अब फोन रखो, मैं इसके बारे में विचार करूंगा। तभी उसके सामने सू आ जाता है, जिस देखते ही वो से कहता है मैं भी तुम्हें ढूंढने वाला था और तुम तो यहाँ पे आ गए, तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। तो सू से कहता है क्या ऐसा है? तो ठीक है चलो इसी मामले में बात करते हैं। और वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं, जहाँ पे यूंकी उससे कहता है लू गैंग ऑर्गेनाइजेशन का बॉस तुम्हें साइन अप करना चाहता है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम इससे काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ये सुनते ही सू से कहता है क्या ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो वंडर वॉरियर काम करता था? तो यूंकी कहता है हाँ बिल्कुल सही, उनके पास एक बड़ा सा फॉर्चून है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। ये सब सुनते ही सू अपने मन में कहता है लू गैंग ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्ती रैंक बनाने के लिए स्पार और इंसेंट मेडिसिन का यूज करता है, फिर पैसे कमाने के लिए वो उन्हें हाई रैंक के प्लेस में एंटर करने के लिए कहता है और फिर वो स्पार के जरिए अंधा पैसा कमाते हैं और फिर वो उन लोगों का यूज करते हैं जिनके पास ट्रू पावर है। उसके साथ साथ फॉर्चून ऑर्गेनाइजेशन के तहत भले ही वॉरियर रैंक अप का मौका और उसके साथ साथ ग्रेट रिवॉर्ड्स पा सकते हैं, लेकिन आखिर में मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से किस मॉन्स्टर में बदल जाएंगे। और वो यूंकी से कहता है ठीक है लेकिन मैं इसे कैसे सहमत कर सकता हूँ? तो यूंकी उसे कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं तुम्हें सक्सेसफुली रिकमेंड करता हूँ तो वो लोग मुझे 1 मिलियन देंगे, लेकिन मैं तुम्हारा फीडबैक सुनना चाहता हूँ। ये सुनते ही सू से कहता है यूंकी प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, तुम्हें बस मेरी मदद करनी है किसी काम में। तो ये सुनते ही यूंकी कहता है क्या 5 मिलियन, वो भी किसी काम के लिए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और ये कहते यूंकी काफी साधारण होता है। तब सू से कहता है हाँ 5 मिलियन, तुम बस मेरी किल क्वालिफिकेशन के रिक्वेस्ट में हेल्प करो। तो ये सुनते ही यूंकी कहता है क्या तुम सीरियस तो नहीं हो गए हो? आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या तुम ये कर सकते हो? तो सू से कहता है हाँ मेरे पास 2 कंडीशन है, पहला मैं तुम्हें 5 लाख सबसे पहले दे दूंगा, जब मैं वापस आऊंगा तो बाकी सब कुछ दे दूंगा, और दूसरी बात प्लीज 1 सप्ताह के लिए मेरे छोटे भाई की देखभाल करना और इस टाइम पीरियड में मेरे छोटे भाई को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलते हो, क्या तुम्हें डील पसंद आए? तो ये सुनते ही यूंगी उससे कहता है हाँ मैं जानता हूँ लेकिन ये आसान काम नहीं है। तो सू से कहता है अगर नहीं है तो मैं तुम्हें इतना पैसा क्यों दूंगा? तो यूंगी उससे कहता है हाँ लेकिन अगर क्या होगा जब मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा? तो सू से कहता है तुम बस मेरे एक ही फ्रेंड हो जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, बाकी मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। तो यूंगी उससे कहता है मुझे ये टाइटल मत दो, मैं बस एक मर्चेंट हूँ। वैसे ठीक है पहली प्रॉब्लम ये ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है इसके लिए यहाँ जैसे स्टेट के लिए किसी की सुरक्षा करना ये कोई आसान बात नहीं है, और वैसे भी इस बार तुमने लू गैंग ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्लाइम किया है और वो लोग मुझे इसमें खींच भी सकते हैं, तो इसलिए मैं पैसा बनाने के लिए कह रहा हूँ। तो क्या तुम 10 मिलियन दे सकते हो? तो ये सुनते ही सू कहता है ठीक है डील हो गया। ये सुनते ही यूंगी काफी ज्यादा होता है और अपने में कहता है क्या ये इतनी जल्दी कैसे मान गया है? ऐसा लगता है कि अब इसके पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और वो सू से कहता है तो ठीक है अब मुझे बताओ कि तुम किस तरीके से कौन से किल क्वालिफिकेशन के रिक्वेस्ट को चाहते हो? तो ये सुनते ही सू से कहता है मैं रैंक
रैंक 5 के बटरफ्लाई का क्वालिफिकेशन चाहता हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सू और यांग दोनों ही घर पे होते हैं और वो दोनों अपने कपड़े पैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे यांग उससे कहता है ब्रदर क्या तुम सिस्टर आजी के साथ जाने के लिए मान गए हो? तो ये सुनते ही सू से कहता है हाँ मैं मान गया हूँ। यांग खुश होते कहता है ग्रेट, अब तुम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो सू से कहता है क्या तुम छोटे से बच्चे, तुम बस दूसरों की परवाह करो, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। तो यांग उससे कहता है मुझे परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक इमॉर्टल ब्रदर जियाओ कियांग हो। और भाई वैसे सिस्टर ने जो स्ट्रॉबेरी बनाई थी उसे लाना मत भूलना। तो सू से कहता है जाओ और इसे खुद ले लो। फिर उन दोनों की पैकिंग तैयार हो जाती है जहाँ पे यांग जाने के लिए काफी ज्यादा खुश होता है, जो कि देखते ही सू से कहता है यांग मैं एक लंबे समय के लिए जा रहा हूँ तो तुम्हें आज से अच्छा रहना है और तुम्हें ब्रदर यूंकी के घर में रहने की जरूरत है। तो ये सुनते ही यांग खुश होते कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। तो सू कहता है तो ठीक है चलो चलते हैं। ये सुनते ही यांग काफी ज्यादा तेजी से जाने लगता है। तो सू कहता है क्या तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? तो यांग उससे कहता है 2 साल हो गए हैं और तुम क्या जानते हो कि एक जगह रहना ये कितना बुरा होता है, आखिरकार मैं बाहर जा सकता हूँ। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हमें कुछ समय बाद यूंकी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाते ही सू यांग से कहता है ध्यान से सुनो बच्चे, अगर तुम यहाँ पे मुझे नहीं देखते हो तो यहाँ से मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? तो ये सुनते ही यांग उससे कहता है हाँ आप चिड़चिड़े मत बनो और यहाँ से जाओ। तो यांग आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि इस मामले को जल्दी ही खत्म करना होगा। और ये कहते ही वो अपनी कार को लेते हुए वहाँ से चले जाता है। फिर सू को बताया जाता है कि सर सू तुम्हारी किल क्वालिफिकेशन ये अप्रूव हो चुकी है और अब तुम कमिस्ट हो चुके हो और ये जो चैलेंज रिक्वेस्ट है इसकी रैंक 5 बटरफ्लाई है जो कि एक बॉस इंसेक्ट है जिसकी अवेकन लेवल 5 है। और यहाँ पे इसी तितली के बारे में बताया जाता है। दूसरी तरफ हमें यूंकी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यांग यूंकी से कहता है ब्रदर यूंकी तुम्हारी सारी की सारी खिड़कियाँ ये इस तरह से सील क्यों है, क्या तुम्हें डर है कि मैं यहाँ से भाग न जाऊँ? तो यूंकी से कहता है नहीं 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 ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तो यांग उससे कहता है मैंने आखिरकार भाई से छुटकारा पा ही लिया लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आके बंद हो चुका हूँ, ये तो सबसे बेकार है। तो यूंगी कहता है मेरा मिशन तुम्हारी सुरक्षा करना है लेकिन सबसे पहले मुझे खुद की सुरक्षा करने की जरूरत है। तो यांग उससे कहता है हाँ ठीक है लेकिन तुमने अपनी खिड़की बंद क्यों नहीं की? तो यूंगी कहता है क्योंकि अभी मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं है, मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ। तभी यांग कहता है वैसे ब्रदर क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ और तुम्हें मुझे बाहर खेलने के लिए ले जाना चाहिए? तो यूंगी उससे कहता है दिन में सपने देखना बंद करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भाई परेशान हो जाए। फिर 2 घंटे बाद हम देखते हैं कि लीजी परेशान होते हुए यूंगी से कहती है मैनेजर यूंगी ये बच्चा 2 घंटे से खेल रहा है, अभी भी ये खेलता ही जा रहा है। जो कि देखते ही यूंगी काफी ज्यादा परेशान होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कीमत और भी ज्यादा बढ़ा देता। तो वो जो सू है वो हार मान लेता, लेकिन अब देखो अब उसके वजह से मुझे 3 और गार्ड को यहाँ पे लेके आना पड़ा, इसका फीस कौन देगा? दूसरी तरफ यांग काफी ज्यादा खुश होता है और चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर यूंगी जल्दी से मुझे धक्का दो, इस झूले की स्पीड काफी ज्यादा स्लो है। जो कि देखते ही यूंगी कहता है क्या ये क्या बकवास है, ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा फैसला था। और ये कहते वो काफी ज्यादा परेशान होता है और फिर वो उसको झूला झूलाने लगता है। जो कि देखते ही यांग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया है, तुम तो मेरे भाई से काफी ज्यादा अच्छे हो, 100 गुना नहीं 1000 गुना नहीं 1 लाख गुना अच्छे हो। नेक्स्ट टाइम ब्रदर को सबक सिखाने के लिए तुम मेरी हेल्प करोगे? तो ये सुनते ही यूंगी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और ये कहती वो हंस रहा होता है। जो कि देखते ही लीजी भी काफी ज्यादा खुश होती है और अपने मन में कहती है मैनेजर गुआन को मैंने कभी भी इस तरह हंसते हुए नहीं देखा, ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने कुछ जादू किया है, लेकिन इतने सालों से मैं इनका सहकर्मी हूँ और उन्होंने कभी भी अपने फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताया, आखिर उनका फैमिली मेंबर वो कौन है और कहाँ पे है? फिर सीन चेंज होता है, हमें टाइगर रोड टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने व्हीकल पे बैठते हुए उसी रैंक 5 बटरफ्लाई की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे एक बंदा अपने लीडर से कह रहा होता है लीडर यांग इस समय हमारे पास अपने सारे के सारे हथियार है और इस बार हमारे लिए रैंक 5 के बटरफ्लाई को मारना ये इजी है, वैसे जो प्रीवियस टीम है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है तो शायद हमें बहुत ही ग्रेट लूट मिलेगी। तभी दूसरा बंदा कहता है सभी लोग सतर्क रहो और लापरवाही मत करना क्योंकि इसने पहले ही 5 टीमों का सफाया कर दिया है। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है टीम लीडर यांग हम एक साथ रहेंगे और बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तो दूसरा बंदा कहता है ब्रदर इस फाइट के बाद हम लोग इस पैसे से काफी टाइम तक मजे ले सकते हैं। तो दूसरा बंदा कहता है हाँ मैं भी इसके बारे में सोच के काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी वो जो ड्राइवर होता है वो मुझे से कहता है सिस्टर आजी के टीम के लीडर यांग हर बार इतना शांत नहीं होते, मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो ना जा सके, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे कहती है अभी के करंट स्पीड के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 3 घंटे और लगेंगे उस क्यूई माउंटेन तक पहुँचने के लिए। और वो अपने मन में कहती है जब उसने मुझे रिजेक्ट किया था तो मुझे पता था कि वो नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ हमारे साथ आए। तभी अचानक उनके सामने से एक बॉम्ब आता है और उनके सामने से कुछ कीड़े बाहर निकलते हैं। जो कि सुनते ही सभी लोग कहने लगते हैं आगे क्या हुआ है, क्या तुम लोग बता सकते हो? तभी उन्हें पता चाहता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, अभी से आधे घंटे पहले ही 6 टीम वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। क्यूई माउंटेन को न्यूक्लियर से उड़ाए जाने का टारगेट किया गया है और ऑर्गेनाइजेशन को लोगों ने ऑर्डर दिया है कि वो सभी वापस लौट जाए। ये सुनते ही लीडर यांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्या न्यूक्लियर हमला, क्या तुम लोग पागल तो नहीं हुए हो? इसका यूज कैसे कर सकते हो? अगर इस तरह उस मॉन्स्टर से हमला करेंगे तो वो उसे बिल्कुल बेजर्क बना देगी, इससे हम लोग भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि वो जो न्यूक्लियर
अटैक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है और अब इसे डिक्लाइन नहीं किया जा सकता। तो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑर्डर है कि वो सभी वापस लौट जाए। ये सुनते ही यांग का साथी कहता है लीडर यांग अब हम क्या करें? तो यांग कहता है आगे बढ़ना जारी रखो, हम अभी पीछे नहीं सकते। अगर हम अभी उस बटरफ्लाई को नहीं मारते तो ये अगली बार और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। ये सुनते ही वो दूसरा बंदा कहता है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन हमें ब्लेम करे तो क्या होगा? तो यांग कहता है आज की लड़ाई के लिए हमने पहले ही सारी में है, हम ये कह सकते हैं हम कैसे यहाँ से जा सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो न्यूक्लियर मिसाइल वो ऑलरेडी फायर हो चुकी है और वो जो न्यूक्लियर मिसाइल होता है वो उसी बटरफ्लाई के पास जाते ही फट जाता है, जो कि देखते ही वो सभी लोग रुक जाते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है लीडर यांग ये काफी अजीब है, आखिर ये न्यूक्लियर इतना ज्यादा क्यों है? तभी हमें वहाँ पे एक बटरफ्लाई को दिखाता है जो बटरफ्लाई म्यूटेड होती है। इसे देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं हे भगवान, उसने तो उसी न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है, ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया। ये सब देखते ही यांग कहता है अब ये मॉन्स्टर और रैंक 5 का नहीं रह गया, इस एनर्जी को ऑब्जर्व करने की वजह से उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है और उसकी रैंक्स का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो उसका साथी कहता है लीडर अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरे लोग कह रहे होते हैं क्या हम अभी वापस जा रहे हैं? अगर ऐसा सच में है तो हमें भारी नुकसान होगा, क्या ये सही है लीडर यांग? तो दूसरा बंदा कहता है हालांकि हम लोग मौत की तलाश करने के लिए इतने भी ज्यादा पागल नहीं है, लेकिन हमें कम से कम कोशिश तो करनी होगी। और तभी हम देखते हैं कि वो जो बटरफ्लाई है वो अभी रैंक 7 की हो चुकी होती है, जो कि देखते ही यांग अपने मन में कहता है ये रैंक 5 का बटरफ्लाई है जो मूवमेंट दिखा रही है, ऐसा लगता है कि ये इस न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से विकसित हो गई है। अगर ये रैंक 6 का हुआ तो हमारे पास अभी भी एक मौका है, लेकिन अब ये रैंक 7 का है। फिर तो मैं सभी को इससे लड़ने के लिए यानी कि मरने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं इसका जोखिम नहीं उठा सकता। और ये कहते वो सभी लोगों से कहता है सभी लोग चुप हो जाओ, अब मेरी बात सुनो। अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा सारा का सारा प्लान और स्ट्रेटेजी उन सभी का हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और पूरी टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें वापस जाना होगा, नहीं तो हम मारे जा सकते हैं। ये सुनते ही मुझे काफी ज्यादा उदास होती है और कहते हैं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अगर ऐसा ही मौका है जिसका मैं लंबे समय से इतना इंतजार कर रही थी लीडर, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। तो दूसरा बंदा कहता है लड़की तुम क्या चाहती हो कि हर कोई यहाँ पे मर जाए? हम कम से कम कोशिश करेंगे, हम इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। तभी वो दूसरा बंदा कहता है मैं सिस्टर आज के इरादे से सहमत हूँ, जबकि हम लोग यहाँ पे आ ही गए तो हमें कोशिश तो करनी होगी। तो दूसरा बंदा कहता है लीडर क्या हमें बाद में कोई और अवसर मिलेगा? अगर हम आंख बंद करके आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों का तो निशान भी नहीं बचेगा, हमें एक प्लान के रूप में जाना होगा। तो दूसरा बंदा कहता है ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हमें 1 मिलियन नहीं मिलेगा। तो और एक बंदा कहता है लाइफ अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ पैसों के लिए नहीं मर सकते, हम जिंदा रहेंगे तभी तो कमाएंगे। तभी वहाँ पे और एक कार आ जाती है, जो कि देखते ही यांग कहता है अरे यहाँ पे कौन आया? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सू आ जाता है और उतरते हुए कहता है तो ये द टाइगर रोड टीम है, क्या तुम लोग कायरो की तरफ वापस जा रहे हो? ये सुनते ही वो जो मुझे होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसे देखते ही कहती है ब्रदर यांग तुम यहाँ पे हो, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम यहाँ पे आओगे, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मेरा एक मिशन है जो कि मैं करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैंने किलिंग क्वालिफिकेशन को भी रिक्वेस्ट किया है। ये सुनते ही वो जो लीडर यांग होता है वो कहता है क्या आखिर ये कौन है? तो सू कहता है नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बात यह है कि मैं इस बटरफ्लाई को मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनते ही यांग चिल्लाते हुए कहता है क्या आखिर तुम हमारी हेल्प क्यों करोगे? तो सू से कहता है ये सब खत्म होने के बाद जो इनाम दिया जाएगा वो तुम मुझे आधा दे दोगे। ये सुनते ही दूसरा बंदा कहता है अगर हम फेल हो गए तो क्या हम लोग तुम्हारे साथ नहीं मरेंगे? ये सुनते ही सू से कहता है हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे तुम लोगों की जान जोखिम में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ विटनेस होने में काम चल जाएगा। ये देखते ही मुझे अपने मन में कहती है उसने इतना ज्यादा पावरफुल होने का एहसास क्यों दिया, लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ वो जो सू होता है वो आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है आखिर वो बटरफ्लाई वो कहाँ चली गई, मुझे अभी तक दिखाई क्यों नहीं देती, चलो अंदर जाके देखते हैं कि अंदर की सिचुएशन क्या है। ये कहते हुए वो अंदर जाने लगता है और कहता है इसे तेजी से खत्म करने की जरूरत है। फिर हमें कुओयाई माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि बटरफ्लाई म्यूटेड है और इस इंसेक्ट की बॉस रैंक पावर को प्रेडिक्ट किया गया है और अब किल क्वालिफिकेशन रिक्वेस्ट को कैंसिल किया जाता है। दूसरी तरफ जो सू होता है वो अंदर जाता है, उस न्यूक्लियर एनर्जी की स्पीड उस बटरफ्लाई प्रोडक्शन की स्पीड से काफी ज्यादा है और लॉजिक के अकॉर्डिंग बटरफ्लाई अंडा देने के बाद तो मर जाएंगे, लेकिन अभी तक उसकी लाश यहाँ पे है और वो देखता है कि आगे बहुत सारे अंडे होते हैं, जिसे देखते ही वो अपने कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जो बटरफ्लाई है वो अभी तक मरी नहीं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे अंदर जाके देखना होगा। और ये कहते हुए अंदर जाता है। तभी वो अंदर जाते हुए देखता है कि वहाँ पे वही बटरफ्लाई है, जो कि देखते ही वो अपने कहता है जैसे कि उम्मीद ये चीजें इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है, ये बटरफ्लाई इवॉल्व हो चुकी है और ये एक ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी हराने की बात नहीं है क्योंकि मुझे अभी तक सक्सेस रेट नहीं बताया गया है कि मैं इसे जीत पाऊंगा कि नहीं। और हमें वही रैंक 7 के बटरफ्लाई को दिखा जाता है जिसे सू का एहसास हो जाता है और वो अपने में कहती है क्या यहाँ पे कोई इंसान है, और ये कहते वो घूम जाती है, जो कि देखते ही सू काफी ज्यादा घबरा जाता है और नीचे जाता है। तभी वो जो बटरफ्लाई होती है वो अपने काम में लग जाती है, जो कि देखते ही सू अपने में कहता है अंडा देने के बाद ये मरी नहीं बल्कि ये विकसित हो गई है और ये एक इंसान बन गई है, तो मुझे सावधान रहना चाहिए। दूसरी तरफ वो जो बटरफ्लाई होती है वो उस म्यूटेरेट के आसपास घूम रही होती है और कहती है इस म्यूटेरेट स्टोन को लाइफ पियल कहा जाता है, इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ और इवॉल्व कर पाई हूँ। ये सब देखते ही सू काफी ज्यादा होता है और उसे इस तरह बात करते हुए देख वो कहता है मैंने सोचा था कि मैं अच्छी तरह से छिपा था, लेकिन अभी अभी मैंने पाया कि
कि तुम एक हाई रैंक का मॉन्स्टर हो। तो ये सुनते ही वो जो बटरफ्लाई होती है वो उसे कहती है अकेले आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो। तो ये सुनते ही सूज से कहता है मैंने कभी मरने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन एक बात तो मैंने गलत गेस किया, मुझे किसी भद्दे पत्थर की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया था। और ये कहते हैं वो बहुत तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते ही वो बटरफ्लाई उसे काउंटर कर लेती है और उससे कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों के होने से पहले मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहती हूँ। तुम इंसान तुम तो काफी ज्यादा वीक हो, अब मेरी बारी है। और ये कहती वो जोरों से होती है और बहुत ही तेजी के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से जो सू होता है वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी वो तुरंत बैठ जाता है और कहता है ये बटरफ्लाई और पिछला इंसेक्ट जिससे मेरा सामना हुआ था दोनों ही एक ही स्टेज पे नहीं है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी स्ट्रेंथ ये काफी ज्यादा है। तभी वो बटरफ्लाई मॉन्स्टर अपनी स्टील नीडल स्टैब स्किल को एक्टिवेट करती है और बहुत ही तेजी से सू के ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते ही सू काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या ये सारे के सारे नीडल्स तो एरो के जैसे ही चलाए गए हैं, सभी के सभी एक निशाने पर जाके लग रहे हैं, मुझे बहुत ही जल्दी से डॉज करना होगा। और ये काफी तेजी से उसे डॉज करते हुए कहता है लकीली कहो तो मैंने पहले ही बटरफ्लाई की एबिलिटी को समझ लिया है, नहीं तो मैं बच नहीं पाता। अभी वो बटरफ्लाई मॉन्स्टर उसके ऊपर सेमी अटैक दोबारा करती है, जो कि देखते ही सू कहता है क्या दोबारा, लगता है इस बार ये काम नहीं करेगा। वो बटरफ्लाई मॉन्स्टर से कहती है ये हमला लो और मर जाओ, तुम मुझे मारना चाहते थे है ना, लेकिन तुम इसके लिए काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन आज मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। तुम्हें मारना तो एक मक्खी के मारने जैसा है, काफी इजी। दूसरी तरफ उस अटैक की वजह से सू काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो अपने मन में कहता है सच में ये तो बहुत ही खतरनाक डोमिनियरिंग पावर है, जैसा मैंने सोचा था ये उससे कई ज्यादा पावरफुल है। उसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है। वो कहता है मेरी 2 हड्डियां टूट चुकी है, ऐसा लगता है कि मुझे अब काफी रिस्क लेना पड़ेगा। और ये कहते हुए उस बटरफ्लाई मॉन्स्टर से कहता है अफसोस की बात है कि मैं कोई मक्खी नहीं हूँ, तुम मुझे कियांग बुलाओ, जियाओ कियांग तुम्हें मार के ही मानेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम जानते हो कि ट्रू पावर कैसी दिखती है। ये कहते हुए बहुत ही तेजी से अपने डैगर को निकालते हुए उस बटरफ्लाई मॉन्स्टर पर हमला करती है और उसे घायल कर देती है, जो कि देखते ही वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा रन होती है और उससे कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतने फास्ट क्यों हो। तो सू कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस फास्ट हूँ। और ये कहते हुए वो काफी तेजी से उसके ऊपर अपने पैरों से अटैक करता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा तेजी से नीचे गिर जाती है और बढ़ते हुए कहती है ये तो वाकई में एबनॉर्मल स्ट्रेंथ है। वो काफी ज्यादा जख्मी भी होती है। सू वहाँ पे आते हुए कहता है तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो बटरफ्लाई मॉन्स्टर से कहती है ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट किया, अब मुझे स्टील आर्मर का पूरी तरीके से यूज करना होगा, फिर तुम मुझे मार नहीं पाओगे। तो सू से कहता है तुम्हारा एडवांटेज ही तुम्हारा डिसएडवांटेज है, ये एक बड़ा सा बोझ है। और ये कहते हुए वो काफी तेजी से उसके हाथ को काट देता है, जो कि देखते ही वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को काटने की, नहीं बिल्कुल नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सू से कहता है अगर मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे आने की हिम्मत कभी भी नहीं करता। तभी वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी अपनी स्टील नीडल स्टेप से। ये कहते ही वो उसके ऊपर अटैक करती है, जो कि देखते ही सू से कहता है क्या तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हुआ कि मुझे तुम्हारे इस नीडल से कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारा ये स्किल मेरे सामने बिल्कुल भी बेकार है, बस अब हार मान जाओ और मेरे हाथों से मर जाओ, जिस पर तुम अपने स्टील नीडल्स का यूज करना बंद कर दोगे तब तुम मर जाओगे। ये सुनते ही वो बटरफ्लाई हंसते हुए कहती है क्या तुम बहुत ही जल्द ही सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, लगता है तुम काफी ज्यादा खुश हो। ये सुनते ही सू काफी ज्यादा रन होता है और अपने मन में कहता है क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास कोई दूसरी एबिलिटी हो। तभी वो बटरफ्लाई अपने फॉग का इस्तेमाल करती है, जो कि देखते ही सू काफी तेजी से पीछे उठने लगता है और उसे डॉज करने लगता है। लेकिन वो बटरफ्लाई हंसते हुए कहती है इसके लिए काफी ज्यादा लेट हो गया है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो अपनी बटरफ्लाई इल्यूजन को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से सू भी उसके इल्यूजन में फंस जाता है। और हमें बताया जाता है कि जब सोलर एनर्जी में गिरावट आई तो मनुष्य लालची हो गया और अपने इनर वर्ल्ड को खोदने लगा और सन ऑफ कोर को एक्टिवेट करते हुए दुनिया के रूल्स को फिर से रिक्रिएट किया। एनर्जी लॉस को कम करने के लिए इंसानों ने एरियाज को रैंक में डिवाइड कर दिया और इस रैंक के अकॉर्डिंग द लाइट ऑफ 10 अथॉरिटी को डिसाइड किया जाता है। और तुम जैसे सेल्फिश ह्यूमंस ने दूसरे क्रीचर को डिवाइड कर दिया और तुम्हारे जरिए कीड़ों को दिल से अबेंडन कर दिया गया और द बटरफ्लाई ट्राइब को सैक्रिफाइस कर दिया गया। द डेजलिंग लस्टर और फोर्स द बटरफ्लाई आर्टिफैक्ट से हमने सर्वाइव किया और हम फिर से लड़ेंगे और फिर एक बार सनलाइट को एंजॉय करेंगे। हमने कभी भी नहीं सोचा था क्योंकि ये इतना ज्यादा ब्राइट है तो दूसरे रेसेस भी यहाँ पे जरूर आएंगे, वे हमारे आर्टिफैक्ट को छीनने के लिए एक साथ काम करेंगे। तो हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं था इसे 9 लाइफ पीएल में बांटने का और ये 9 बटरफ्लाई वॉरियर्स को सौंप दिया गया, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसे प्रोटेक्ट कर सकते थे। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लाइफ पीएल का यूज अर्थ कोर के रूप में किया जा सकता है। और जैसे ही बटरफ्लाई ने दूसरे रेसेस का अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया तो वो उस 9 वॉरियर के लाइफ पीएल को लेने में कामयाब थे और वो वहाँ से बच निकले, यानी कि वहाँ से बच के भाग गए। हमने काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है और कई सारे उतार चढ़ाव का एक्सपीरियंस किया है, हमने अनगिनत शिकार किया है और हम लाइफ पीएल की रक्षा करने की शपथ लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाए।
और हम देखते हैं कि सू वो इल्यूजन में होता है। तभी वो बटरफ्लाई उसके पास आते हुए कहती है, तुम मेरे इल्यूजन में गिर गए हो और तुमने हमारे रहस्य को जान लिया है, तो तुम्हें तो काफी ज्यादा गर्व महसूस होना चाहिए। अब तुम मरने के लायक हो और ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, तो अब बस मरो। और ये कहते हैं वो अपने डंक से उसके पेट के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से सू को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो काफी जोरों से चिल्लाता है। तभी वो बटरफ्लाई मॉन्स्टर से कहती है, डम ह्यूमन, बस एक इल्यूजन और तुम अपना कॉन्शियसनेस खो चुके हो। ये वही जगह है जहाँ पे तुम मरने वाले हो। तभी सू से कहता है, तो तुमने बहुत बातें की बस चुपके से मुझे मारने के लिए। तभी वो बटरफ्लाई कहती है, हाँ मैंने अपने कांटों से तुम्हारे पर हमला किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा खून बहने लगेगा और तुम ज्यादा खून बहने की वजह से मर जाओगे और गॉड भी तुम्हें बचा नहीं सकता। तो सू उसी कांटे को निकालते हुए कहता है, तुम बहुत ही चालाक हो, लेकिन सॉरी तुम्हें निराश करने के लिए ये कांटे मुझे मार नहीं सकते। और ये कहते हैं वो उसी के कांटों से उसके ऊपर हमला करती है, जो कि देखते ही वो बटरफ्लाई मॉन्स्टर काफी ज्यादा रन होती है और कहती है, क्या ऐसे कैसे सकता है, बिल्कुल नहीं, ये तुम कैसे कर सकते हो। तभी बहुत ही तेजी के साथ साथ वो उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है, इस खून के कांटे को महसूस करो, मैं तुम्हें ये वापस लौटा रहा हूँ। और वैसे आंखों के बिना तुम लाइट की परवाह नहीं करोगे ना, तो चलो इसे खत्म करते हैं। ये कहते ही वो उसकी आंखों को भी फोड़ देता है, जो कि देखते ही वो मॉन्स्टर से कहती है, इंसान मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, एक दिन हमारी बटरफ्लाई डिसेंट ये नीचे उतरेगी, जो कि तुम इंसानों के लिए एक अपोकलिप्स साबित होगी। मैं मरूंगी नहीं, मैं बस इस लाइफ पीएल के जरिए एग्जिस्ट करती रहूंगी और तुम लोगों की खात्मा ये देखूंगी। ये कहते ही वो उसी पीएल में समा जाती है। तभी वो जो पीएल होता है वो नीचे गिर जाता है, जो कि देखते ही सू कहता है, फाइनली ये सब कुछ खत्म हो चुका है। वो बहुत ही ज्यादा करीब था, सौभाग्य से मैं बहुत ही जल्दी तैयार हो चुका था। ये कहते ही वो अपने सीने से उसी लोहे के प्लेट को बाहर निकालता है और कहता है, वो ब्लड थॉर्न काफी ज्यादा पावरफुल था, अगर ये मेरे अंदर घुस जाता तो सच में मैं मर जाता। अच्छा हुआ मेरे पास ये आर्मर है, तो चलो देखते हैं कि ये लाइफ पीएल ये क्या है। और ये कहते हुए उसके पास जाता है और कहता है, क्या ये वही लाइफ पीएल है जिसे कि वो डीमन बटरफ्लाई ने मेंशन किया था, ये तो काफी ज्यादा छोटा लग रहा है। और ये कहते हुए वो उसे उठाता है। तभी उसके पास एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि क्या तुम लाइफ पीएल ओनर रिकॉग्नाइजेशन सेरेमनी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। तो सू उस पे यस पे क्लिक करता है और उसे देखते ही कहता है, इस पीएल के अलावा इस बटरफ्लाई डीमन ने कुछ भी ड्रॉप नहीं किया है, मुझे यहाँ पे कोई भी मनी नहीं दिख रहा है। तभी हमें उसी गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे अंडे होते हैं और वो फूट रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो गुफा होता है वो हिलने लगता है, जो कि देखते ही सू कहता है, ऐसा लगता है कि मेरा मिशन ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मूवमेंट ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और ये कहते ही वो उसी कांटों के साथ अपने हाथों को बांध देता है और लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो कहता है, मुझे कुछ और समय बर्बाद करने की जरूरत है। ये कहते ही वो काफी तेजी से उन्हीं मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है और वहाँ पे बहुत सारे कीड़े होते हैं, जो कि देखते ही वो कहता है, तुम में से आज कोई भी बच के जा नहीं पाएगा, आज तुम सभी के सभी मरने वाले हो। और वार टीम स्कैम एरिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि क्यूयू माउंटेन से काफी ज्यादा दूर नहीं है, वो उसके पास ही है, जहाँ पे वहाँ का बॉस यांग कहता है, साइवन अभी भी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए अनेबल है, हमें अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तभी उसका साथी उसे कहता है, लीडर सिग्नल अभी भी ठीक नहीं हुआ है, अभी तक हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, जो कम्युनिकेशन डिवाइस हमने सू क्यांगझो को दिया था वो अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है और ना ही उसके साथ कोई कांटेक्ट हो रहा है। वो ऐसे भी कुछ घंटे बीत चुके हैं, शायद वो वहाँ पर पहले ही मर गया होगा। लीडर चलो यहाँ से चलते हैं, अब हमें पीछे हटना चाहिए। तो दूसरा बंदा कहता है, लीडर बॉस का ऑरा अभी तक गायब नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि उस बास्टर्ड ने अभी तक बॉस को नहीं मारा है, अगर हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर तक रहे तो हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी वो ड्राइवर कहता है, तो ठीक है हम लोग जांच करने के लिए 2 लोगों को क्यों नहीं भेज देते। तो ये सुनते ही दूसरा बंदा कहता है, क्या ऐसी हिम्मत कौन करेगा, कौन अपनी जान को जोखिम में डाल के वहाँ पे जाएगा और बटरफ्लाई का डिनर बनेगा। तो तीसरा बंदा कहता है, हाँ उस न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद वो बटरफ्लाई की रैंक वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ तक कि हम लोग अभी जीतने हैं, इनका अगर डबल भी आ जाए तब भी हम लोग उससे मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुनते ही बॉस यांग काफी गुस्से से कह रहा होता, ठीक है चलो सब कुछ पैक कर लो। ये सुनते ही मुझे काफी गुस्से से कह रही होती, नहीं तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोगों ने उसके लिए उसके सिग्नल के आने का वेट करने का वादा किया था, हम लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं। वो ड्राइवर भी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद भाई सू को कुछ हो गया होगा, क्योंकि वो हमारी ओर से लड़े थे, अगर हम उसे ऐसे छोड़ दे तो ये सही नहीं होगा, हमें भी कुछ करना चाहिए। ये सुनते ही बॉस यांग कहता है, चुप करो, क्या तुम लोग इस समय सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, अभी यहाँ पे रुकना हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा, अगर अभी हम लोग यहाँ पे रुक गए तो शायद हमें से कोई भी वापस जिंदा ना जा पाए। मैंने ऐसे यहाँ पे नहीं लड़ने का फैसला नहीं किया, क्योंकि हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें पीछे हटना ही होगा। तो ये सुनते ही वो मुझे उसके पास आते हुए कहती है, लीडर मैं सू क्यांगझो की कॉम्बैट पावर में विश्वास करती हूँ, हमें बस कुछ समय के लिए और रुकने की जरूरत है, इसमें बदलाव हो सकता है, मुझे पता है कि वो जरूर उस बॉस को मार डालेगा। तो ये सुनते ही वो बॉस यांग से कहता है, क्या तुम उस पर भरोसा करते हो, लेकिन मैं नहीं। आज ही हम पहले से ही 8 घंटे तक इंतजार कर चुके हैं, अगर हम यहाँ पे डटे रहे तो हमारी हालत खराब हो सकती है। तो मुझे कहती है, लीडर क्या थोड़ी देर और वेट नहीं कर सकते। ये सुनते ही वो यांग चिल्लाते हुए से कहता है, यहाँ पे सभी लोगों का रुकना इसका कोई भी रीजन नहीं है, ये बच्चा बस फ्लेक्स करने के लिए खुद ब खुद वहाँ पे चले गया
दिया और हम लोग देख सकते हैं कि अभी की सिचुएशन कैसी है और अभी तक मिशन का पूरा होने का कोई भी सिग्नल नहीं आया है और ये कहने के लिए काफी है कि वो लड़का पहले से ही मर चुका है, तो अभी सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। तो ये सुनते ही मुझे गुस्से में कहती है मैं फ्रंट लाइन में रहने का रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज लीडर मुझे अप्रूव दीजिए। ये सुनते ही दूसरा बंदा कहता है क्या तुम मरना चाहती हो? तो मुझे कहती है ये चांस मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे इजीली जाने नहीं दे सकती। तो दूसरा बंदा उससे कहता है अगर तुम इतनी जिद्दी करती जाती हो तो हम लोगों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो ये सुनते ही मुझे कहती है ये पहली बार नहीं है कि जब तुम लोगों ने मुझे छोड़ा है, तुम लोगों ने इससे पहले भी बहुत बार मुझे छोड़ा है। ये सुनते ही यांग उससे कहता है साई युआन बस करो, अब उसे एक कार दे दो और उसे जाने दो। ये सुनते ही मुझे कहती है थैंक यू लीडर, और ये कहती वो कार के पास जाने लगती है। तभी यांग उससे कहता है आज ही मुझे पता है कि हर किसी ने आपको ओन कर रखा है, लेकिन हम तुम्हारे लिए दूसरे साथियों को यहाँ पे मरने नहीं दे सकते, जरूर तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। और ये कहते ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो ड्राइवर, इसका नाम मुझे नहीं पता, वो चिल्लाते हुए कहता है लीडर मैं भी सिस्टर आजे के साथ जाना चाहता हूँ। तो वो लीडर कहता है जो भी इसके साथ जाना चाहता है मैं उसे नहीं रुकूंगा, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और ये कहते ही वो सभी वहाँ से चले जाता है। तो दूसरी तरफ मुझे और वो ड्राइवर आगे बढ़ने लगते हैं। वो ड्राइवर सिस्टर आजी से कह रहा होता है आजी क्या तुम अभी भी ये सोच रही हो कि वो ब्रदर सू अभी भी वहाँ पे लटका हुआ है? तो ये सुनते ही मुझे उससे कहती है क्या तुम डरे हुए हो? तो वो ड्राइवर कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा। तो मुझे कहती है तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? ये सुनते ही वो ड्राइवर अपनी कार को रोक देता है और उससे कहता है तुम्हारी तरह मैं भी अपने रैंक को बढ़ाना चाहती हूँ और मैं इसका मौका नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि मैं अपनी टीम में सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। अगर मैं दूसरे से ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ तो मैं एलिमिनेटेड हो जाऊंगा। तो मुझे उसे कहती है अरे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका है, तो चलो एक साथ कड़ी मेहनत करते हैं। और वो अपने मन में कहती है मैं डरा हुआ नहीं होना चाहिए, हालांकि हम लोग चार्ज करने में लापरवाह है, फिर भी हम लोग डरे हुए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इस बार ये देखने की जरूरत है कि क्या ब्रदर कियांग अभी भी वहाँ पे है। तभी वो दूसरा बंदा कहता है सिस्टर आज ही तुम रैंक बढ़ाने के बाद क्या करने वाले हो? तो मुझे कहती है मैं रैंक 2 एरिया में वापस जाऊंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स रैंक 2 में है, मुझे बहुत ही जल्दी उनके साथ जाना होगा। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम बॉस यांग को देखते हैं जो कि आज से कह रहा होता है आज ही शीकू वॉरियर्स ने हमारे 2 भाइयों को खत्म कर दिया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी टीम को भारी नुकसान होगा। तो ये सुनते ही आज से कहती है लीडर कितने सारे लोग हैं कि जो इस टाइम बदलना चाहते हैं? तो यांग कहता है वो 3 चाहती है, बस केवल एक की कमी है। ये सुनते ही आज ही अपने मन में कहती है तो ये लीडर मुझे नीचे जाने के लिए कह रहे हैं। तभी यांग उससे कहता है सोचने के बाद सभी लोगों ने फैसला किया है कि तुम्हें नीचे जाना चाहिए। तो ये सुनते ही मुझे चिल्लाते हुए कहती है लीडर यांग हर किसी ने तय किया है कि मेरी कॉम्बैट एबिलिटी ये सबसे कम है, जैसे कि ये साफ नहीं है कि वो सभी मुझे नीचे धकेलना चाहते हैं। इसके अलावा मेरे पास देखभाल करने के लिए मेरे मॉम डैड है, तो इसलिए सभी लोग मुझे नीचे धकेलना चाहते हैं। तो यांग उससे कहता है सॉरी आज ही टाइगर और टीम को अपनी कॉम्बैट एबिलिटी बनाए रखने की जरूरत है, हम बस कमजोर लोगों को ही छोड़ते हैं, लेकिन अगर मैं अभी भी रैंक 2 एरिया में हूँ तो मैं तुम्हारे मॉम डैड की देखभाल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनते ही आज ही को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने में कहती है ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, अब यहाँ पे रेसिस्ट करना ही काफी ज्यादा बेकार है, मैं कमजोर हूँ, मैं अब सिर्फ कोऑपरेट कर सकता हूँ, शायद मेरे मॉम डैड वो सुरक्षित रहेंगे। और वो लीडर यांग से कहती है मुझे पता है लीडर प्लीज मेरे मॉम डैड की देखभाल करना। फिर हमें बताया जाता है कि उस बैटल में शीको वॉरियर्स वर्सेस लू मुझी और शीको वॉरियर्स जीत गए थे और जैसे कि रिजल्ट एक्सपेक्ट किया गया था। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि आज ही के मॉम डैड उससे कह रहे होते हैं आज ही तुम कब चले जाओगे? तो ये सुनते ही आज ही कह रही होती है मॉम डैड मिशन पूरा होने के बाद में वापस चले जाऊंगी, इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। तो उसकी मॉम कहती है मेरी बेटी अपने आप को मजबूर मत करो, जिंदा रहना किसी भी चीज से बेहतर है। फिर आज ही कहती है 3 दिन बाद मैंने रैंक 1 एरिया को छोड़ दिया, मैं रो नहीं सकती थी, फिर मैंने रूल्स को समझा, मैं अपनी और अपने परिवार की रक्षा बस अपने इन आंसुओं से नहीं कर सकती, मुझे पावरफुल होना होगा। मॉम डैड मैं आप लोगों के पास जल्दी आ जाऊंगी। और ये कहते वो मौत से लड़ रही होती है। फिर हमें प्रजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ड्राइवर आज से कह रहा होता है सिस्टर जी आगे देखो, और हम देखते हैं कि वो दोनों क्यूयूई माउंटेन में पहुंच चुके होते हैं और वो जगह माउंटेन का पीक होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट के ऊपर वो सू बैठा हुआ होता है, जिसे देखते ही आज ही काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और उन दोनों को देखते ही सू कहता है क्या तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग यहाँ पे बाद में भी आते हैं तो मैं यहाँ से निकल सकता था। और ये कहते ही वो उन दोनों के पास आता है और कह रहा होता है तो ठीक है अब मुझे बताओ कि यहाँ पे सिर्फ तुम दोनों ही क्यों हो? उसे देखते ही दोनों ही काफी साधारण होते हैं और कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं। फिर कुछ से बाद आज ही उन सारे के सारे कीड़ों को देखते हुए कहती है ब्रदर क्या ये सारे के सारे कीड़े को तुमने मारा है? क्या तुमने सच में बॉस को भी मार डाला? तो वो दूसरा बंदा कहता है बॉस तुम तो सच में ग्रेट हो, तुम तो मेरे दिल के हीरो हो। तभी आज ही खुश होते हुए कहती है बॉस कियांग मुझे पता था कि तुम पावरफुल हो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। ये सब देखते ही सू अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये टीम अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को बनाए रखना चाहती है। तभी ये दोनों के दोनों कमजोर पीछे रह गए। टाइगर और टीम सच में उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, इम्पोर्टेंट मूवमेंट में भी वो सिर्फ एक कायर है। और वो एक छोटे कीड़े को दिखाते हुए कहता है मैंने आखिरी सबसे छोटा और सबसे कमजोर वाला कीड़ा छोड़ दिया, अगर तुम इसे मारोगे तो तुम्हें भी रिवॉर्ड मिल सकता है और तुम्हें रैंक
रैंक अप करा सकता है, फिर भी वो लीडर यहाँ पे आना नहीं चाहता था। वो तो एक कायर है। तो बताओ तुम दोनों में से ये कौन करेगा। तो ये सुनते ही वो दोनों उसे मारने के लिए आगे आ जाते हैं। जो कि देखते ही वो कीड़ा छुपने लगता है और रोने लगता है। ये सब देखते ही मुझे कहती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ये तुम करो। तो वो दूसरा बंदा अपने हथियार को उठाता है और कहता है छोटे से कीड़े मुझे ब्लेम मत करना, और ये कहते ही वो उसे मारने जाता है। तभी वो कीड़ा रो रहा होता है। जो कि देखते ही उसका भी दिल पिघल जाता है और वो कहता है नहीं मैं इसे नहीं मार सकता, ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। जो कि देखते ही सू कहता है इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि उन लोगों ने तुम दोनों को क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा दयालु हो, लेकिन ठीक है अब इसे मुझे खुद करना होगा। और ये कहते ही वो उसे मारने वाला होता है। जो कि देखते ही वो जो कैटरपिलर होता है वो जोरों से चिल्लाने लगता है और वो कह रहा होता है भगवान ये पर्सन तो काफी ज्यादा डरावना है। और ये जो भी कह रहा होता है किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी सू वहाँ पे रुक जाता है और कहता है क्यों, मैं इसको क्यों नहीं मार पा रहा, लेकिन फिर भी आज तुम मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकते, तुमने अपनी मौत को खुद ही चुना है, आज तुम मरने वाले हो। और ये कहते वो मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो उसे उठाते हुए कहता है हाँ मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, तो चलो इसे खाते हैं। ये देखते ही बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो जो इंसेक्ट होता है उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन सू से नीचे छोड़ देता है। जो कि देखते ही वो कैटरपिलर वहाँ से भाग रही होती है। जो कि देखते ही मुझे कह रही होती है छोटे से बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वो जो कैटरपिलर होता है वो चमकने लगता है और वो मुझे को देखते ही कहता है तुम्हारी बॉडी में एक स्पेशल ऑरा है, एक्चुअली जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैंने तुम्हारी तरफ फील किया और मुझे एक स्पेशल फेट मिला। और ये कहते वो चमकते चमकते एक कोकून में बदल जाता है और बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। जो कि देखते ही मुझे काफी ज्यादा रन होती है और कहती है क्या क्या ये एक पत्थर बन गई है। तभी सू कहता है जी उस कोकून को अपने पास रख लो। जो कि सुनते ही वो उसे अपने पास रख लेती है। तभी उन सभी को एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे बताया जाता है कि रैंक 5 की बटरफ्लाई वो मारी जा चुकी है। और ये जो बंदा है वो गेम मायो, उसकी रैंक 3 कॉम्बैट एबिलिटी 70% तक इंक्रीज हो जाती है। जो कि देखते ही वो कह रहा होता है वाकई में हमने सच में फ्री में 30% कॉम्बैट एबिलिटी प्राप्त की ब्रदर सू, थैंक यू, मैं आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ। तभी जो लू मुझे होती है उसकी रैंक 3 कॉम्बैट एबिलिटी वो 50% तक बढ़ जाती है। और सू को रिवॉर्ड के लिए एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसपे वो यस पे क्लिक करता है, जिसकी वजह से उसकी जो किल फायर टावर लेवल होती है वो रैंक 2 पे पहुंच जाती है। और वो अपने मन में कह रहा होता है मैं अपने गोल के काफी ज्यादा करीब हूँ। तभी उनके फोन पे एक मैसेज आता है जहाँ पे सू के अकाउंट में 10 करोड़ युआन आ जाते हैं। जो कि देखते ही सू कहता है हमने मान लिया है, वैसे मैं इसका आधा ही लूंगा और बाकी मैं इन दोनों को दे दूंगा। ये कहते वो उसमें से 2.5 करोड़ वू को दे देता है। जो कि देखते वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ब्रदर सू तुम तो काफी ज्यादा गॉर्जियस हो, अब मेरे पास काफी ज्यादा पैसे आ गए हैं और मैं काफी ज्यादा रिच हो चुका हूँ, आज से तुम मेरे अपने भाई हो। तभी हम देखते हैं कि सू मुझे को भी 2.5 करोड़ दे देता है। जो कि देखते ही वो अपने में कहती है अब मैं फाइनली रैंक 2 के चैलेंज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। और वो सू से कहती है ब्रदर कियांग हमने तो कुछ भी किया भी नहीं, लेकिन हमें इतना पैसा क्यों मिला, आप हमें इतना पैसा कैसे दे सकते हैं। तो सू से कहता है तुम्हें मुझे ये चुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहते वो उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। जो कि देखते ही वो कहता है अब मुझे लगता है कि बड़े भाई तुमसे प्यार करते हैं और ये लेडी भी उनसे प्यार करती है, तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और एक दूसरे के साथ परफेक्ट हो। जो कि सुनते ही मुझे शर्माने लगती है और कहती है क्या तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो। तभी सू उसके करीब आते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये किसी को भी नहीं कहोगे कि मैंने बॉस को मार डाला है। जो कि देखते ही मुझे कहती है क्या क्या ये एक बेवकूफ आदमी है। वो कहता है भाई सू लेकिन ऐसा क्यों। तो सू कहता है मैं नहीं चाहता कि दूसरों को मेरी कॉम्बैट एबिलिटी का पता चले, अभी देर हो चुकी है तो चलो वापस चलते हैं। और ये कहते वो अपना कार लेते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ आजी और जू दोनों ही घर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे जू से कह रहा होता है सिस्टर आजी क्या तुम्हें लगता है कि वो जो कोकून है वो अभी भी जिंदा है। तो ये सुनते ही मुझे कह रही होती है हाँ मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी जिंदा है। और वो अपने मन में कह रही होती है मेरी आंखें उसके बारे में गलत नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम सू कियांग को देखते हैं जो कि घर की तरफ जा रहा होता है और वो अपने कहता है इस बार वो लाइफ फ्यूल और उसके साथ साथ कोकून के अलावा बटरफ्लाई थ्रोन्स भी है, चाहे लूट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो फिर भी मुझे वापस जल्दी जाना होगा और अपने भाई यांग को लेना होगा। सीन चेंज होता है, हमें यांग जिया हुआ टीम का सीन दिखाया जाता है। उसमें से एक बंदा टाइगर और टीम को टारगेट कर रहा होता है और उसे देखते कहता है टारगेट अपीयर हो चुका है, क्या उन्होंने लूट को ले लिया और वापस आ रहे हैं या फिर वो लोग आधे रास्ते से भाग रहे हैं। और ये जो बंदा होता है ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है एंड इसका नाम रोल कॉलर होता है। और ये कहते हैं वो टाइगर और टीम के ऊपर वो मिसाइल फेंक देता है जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा भारी नुकसान पहुंचता है और उनकी जो व्हीकल होती है वो चकनाचूर हो जाती है। जो कि देखते ही उनमें से एक बंदा कह रहा होता है आखिर ये सब किसने किया। और वो सभी अपने लीडर के पास जा रहे होते हैं और कहते हैं लीडर क्या आप ठीक है। तो यांग बाहर निकलते हुए कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो चलो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अभी एक लड़ाई होने वाली है। तो उनका साथी कहता है लीडर हमारा एनिमी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये सुनते ही यांग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा एनिमी कौन है, बस उसे मार डालो। तभी वहाँ पे कॉलर आते हुए कहता है क्या तुम किसे मारना चाहते हो कचरे, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार किया, तो चलो अब कुछ टाइम तक आपस में खेलते हैं। उसे देखते ही यांग काफी ज्यादा रन होता है और कहता है इस आदमी का लेवल ये तो काफी ज्यादा है, लेकिन आखिरकार ये क्या प्लान बना रहा है, ये हमसे क्या चाहता है।
और वो कॉलर से कहता है, हे तुमने हम पर चुपके से हमला क्यों किया? तो कॉलर उन लोगों से कहता है, तुम लोग रैंक 2 एरिया के टाइगर रोड टीम हो, है ना? और ये कहते वो सभी लोगों को गिन रहा होता है और कहता है, क्या तुम लोग सब इकट्ठा हो गए? 10 लोग हैं, लगता है तुम में से 1 या 2 लापता है। तो ये सुनते ही उस पर एक आदमी गन तानते हुए कहता है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं आखिरी बार पूछूंगा कि तुम कौन हो? तो कॉलर उससे कहता है, मैन रुक जाओ, मेरी बात सुनो, फिर मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा। इसकी यहाँ पे कोई भी परवाह नहीं है कि यहाँ पे 10 लोग हैं, लेकिन तुम लोग खाली हाथ क्यों लौट के आए हो? ये बाद में काफी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है, अब तुम लोग जल्दी ही खत्म हो जाओगे। ये कहते ही वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि देखते ही उनमें से एक बंदा कहता है, वेट रुक जाओ, ये कमीना तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लापरवाही मत करो। तो दूसरा बंदा कॉलर पर गन चला देता है और कहता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, तुम भाड़ में जाओ, अब तुम मरने वाले हो। जो कि देखते ही कॉलर अपने टाइगर से उसके बुलेट को काउंटर कर रहा होता है और कहता है, क्या तुम मौत से नहीं डरते? और क्या मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं कहा था? और ये कहते वो बहुत ही तेजी से उस पर अटैक करता है और उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है। जो कि देखते ही यांग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या ऐसा कैसा हो सकता है? और वो अपने साथियों से कहता है, उसे मार डालो, सभी एक साथ हमला करो। और सभी एक साथ हमला करते हैं। जो कि देखते ही कॉलर कहता है, वाकई में ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। और ये कहती वो सभी को एक साथ मार रहा होता है और कहता है, खुश रहो, तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो? मरने के लिए मैं तुम सभी का साथ दूंगा, तुम लोग जल्दी ही मर जाओगे। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम लोगों को कैसा फील हो रहा है? आज तुम लोग मरने वाले हो। और ये कहते वो सभी को मार रहा होता है। जो कि देखते ही वो लोग घबरा रहे होते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है, नहीं मेरे करीब मत आओ। तो कॉलर कहता है, नहीं अभी मरने की बारी तुम्हारी नहीं है, अभी तुम नहीं हो जो कि मरने वाला है। और ये कहते वो यांग के ऊपर अटैक करता है और कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, तो कैसा लगा ये सरप्राइज? और ये कहते वो उसे जख्मी कर देता है। जो कि देखते यांग कहता है, नहीं आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, अब तुम मरो। और ये कहते वो उसके ऊपर अटैक करता है। जो कि देखते ही कॉलर काफी तेजी से उसे डॉज कर लेता है और कहता है, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कमजोर हो, कितने वीक हो तुम। और ये कहते वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, तुम लीडर आज तुम मारे जाओगे। जो कि देखते इसके जो साथी होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं लीडर आप ऐसे नहीं मर सकते। जो कि देखते ही कॉलर कहता है, शांत हो जाओ, चलो पार्टी करते हैं। और ये कहते ही वो सारे के सारे लोगों को मार रहा होता है। सभी लोग वहाँ से बच के भाग रहे होते हैं, लेकिन कोई भी बच के जा नहीं पाता। उसमें से एक बंदा कहता है, ये कमीना तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक इसने हमारे लीडर को भी मार डाला, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। तो कॉलर पीछे से मारते हुए कहता है, आज तुम बच नहीं सकते, आज तुम्हें भी मरना होगा। जिसकी वजह से वो बंदा काफी जोर से चिल्ला रहा होता है और वो जख्मी होते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो कि तुम चाहते हो। जो कि सुनते ही कॉलर उससे कहता है, मैं जो चाहता हूँ शायद तुम मुझे वो कभी नहीं दे सकते। तो वो बंदा कहता है, मेरी टीम रिसोर्स, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो कि सुनते ही कॉलर उसे मार डालता है और कहता है, मैं तुम जैसे कायरों से और भी ज्यादा नफरत करता हूँ। कि सू, मुझी और जू दोनों ही अपने कार पे बैठते हुए जा रहे होते हैं। तभी वो लोग अपने सामने देखते हैं कि वहाँ पे टाइगर और टीम की कार वो बिखरी हुई है। जो कि देखते ही वो लोग कहते हैं, क्या आखिर टाइगर और की टीम की कार यहाँ पे बिखरी हुई क्यों है और ये यहाँ पे रुकी हुई क्यों है? जो कि देखते ही सू अपने मन में कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ बैड फीलिंग आ रही है। और ये कहते ही वो लोग नीचे उतरते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे यांग मरा पड़ा है। जो कि देखते ही वो लोग कहते हैं, बकवास, ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। सू कहता है, यहाँ पे तो काफी ज्यादा ब्लड की स्मेल है। दूसरी तरफ जू कहता है, लीडर यांग, ब्रदर काई, आखिर तुम लोगों के साथ ये क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? तो मुझे कहती है, हाँ लेकिन ये सब क्यों हुआ और ये सब किसने किया? तो उन लोगों के जख्म को देखते हुए सू कह रहा होता है, स्वॉर्ड कट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये सब किसी एक पर्सन ने किया होगा और उस पर्सन की स्वॉर्ड काफी ज्यादा फास्ट है और काफी ज्यादा एक्यूरेट है। ये बहुत रूथलेस है, मुझे लगता है कि वो लेवल 8 या फिर उससे हाई लेवल का प्रोफेशनल किलर होगा। तो मुझे कहती है, टाइगर और टीम भी एक प्रोफेशनल टीम थी, आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो कि इन्हें मारने की हिम्मत करते हैं? तो सू कहता है, बैटल ड्रेस से वो जो पर्सन है उसने पूरे के पूरे टीम को ओवरपावर्ड कर दिया है, मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी सू कहता है, उसने इतने सारे लोगों को मारा लेकिन फिर भी वो बदला लेने से नहीं डरा। तो मुझे कहती है, ये जगह काफी ज्यादा सुनसान है और यहाँ पे कुछ ही घंटों बाद वो कीड़े आ जाएंगे और इन सारे के सारे लाशों को खा जाएंगे और इन सभी को कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। तो सू कहता है, टाइगर और टीम क्यूयू माउंटेन में नहीं मरी थी, वो वापस आते समय आधे रास्ते में ही मारे गए, यानी कि अगर कोई भी मारा जाता है तो इसे बॉस के साथ फाइट में मारा हुआ कहा जा सकता है। तो मुझे कहती है, तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि ये सब किसी ने प्लान किया है? जू कहता है, मैं इसमें पक्का नहीं हूँ। तभी मुझे कहती है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ है। तो जू कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, तो फिर क्या हम लोग भी खतरे में नहीं है? तो जू कहता है, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो पहले से ही भाग चुका है, लेकिन अभी भी हमें सावधान रहना चाहिए, तो हमें मिलकर रहना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। तो जू कार पे बैठते हुए कहता है, सिटर आज ही हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो मुझे कहती है, पहले बार में वापस चलते हैं। ये कहते वो कार पे बैठते हुए अपने मन में कहती है, टीम का सफाया हो गया है, अब मेरे मॉम डैड की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, मुझे जल्दी से वापस जाना होगा और द चैलेंज बैटल को सबसे पहले खत्म करने की जरूरत है। और ये कहते वो सभी घर की तरफ जा रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, हमें यूकी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीजू से कहती है, हाँ लुगवांग ऑर्गेनाइजेशन वो काफी
काफी ज्यादा रिच है। तो इस मूव को प्ले करते हैं अभी से। बॉस दू वू तियान वो हमारा बॉस है। तो ये सुनते ही यूंग कहता है ऐसा लगता है कि बॉस दू हमसे जो चाहते हैं वो कराने का प्लान बना रहे हैं। तभी उसे पीताओ का कॉल आता है, जो कि उठाते हुए वो कह रहा होता है, हाँ मैनेजर पीताओ, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? तो पीताओ से कहता है, क्या ये कोई फेट नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारा सहकर्मी है, तो बताओ मेरा लक कितना आउटस्टैंडिंग है। ये सुनते यूंग कहता है, क्या ये तुम कौन सा बकवास जोक कर रहे हो? लू गुआंग ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी बड़ी अमाउंट को स्पेंड क्यों किया, जिसमें सभी के सभी वॉरियर मेंबर साइन किए गए हैं, और एक रात के बाद बॉस ड्यू को सुनना होगा। हम खुद को आउटस्टैंडिंग कहने की हिम्मत कैसे करेंगे? सब कुछ तो उल्टा पुल्टा हो गया है। तो पीताओ कहता है, बॉस ड्यू तुमसे बात करना चाहते हैं और उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है, तो क्या तुम्हारे पास टाइम है? ये सुनते यूंग काफी ज्यादा होता है और उससे कहता है, क्या वो पहले मेरा बॉस बन गया है अभी भी? क्या वो मुझे इनवाइट कर रहा है? मैं जल्दी अभी आता हूँ। तो पीताओ कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो यूंग अपने मन में कहता है, मुझे पता है कि ये धूबूतियान चीजों को सीरियसली लेना पसंद करता है, इसलिए सबसे पहले मैं उससे मिलने जाऊंगा। और ये कहते हैं वो लू गुआंग ऑर्गेनाइजेशन में चले जाता है। जहाँ पे जाते ही सबसे पहले उसे पीताओ दिखता है और उससे कहता है, ये पहली बार है जबकि मैं तुमसे अरेना के बाहर मिल रहा हूँ, मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो ये सुनते ही यूंग उसे कहता है, मैनेजर पीताओ आज तुम मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हो, जिससे मुझे बेचैनी हो रही है। तो पीताओ से कहता है, नहीं नहीं, और ये कहते ही वो उसे आगे की तरफ ले जा रहा होता है और कहता है, हम बस उसी तरफ है। बॉस डू ने एक मेजर मैटर के लिए आपसे बात करने के लिए आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है। तो यूंग कहता है, बॉस डू तो काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिर वो हम जैसे पावरलेस इंसान से क्यों बात करना चाहते हैं? तो पीताओ से कहता है, तुम तो बहुत ही हम्बल हो, चलो मेरे साथ आओ। और ये कहते ही वो उसे उसी बॉस के फ्लोर में ले जाता है, जहाँ पे जाते ही यूंग सभी लोगों को देखते ही काफी ज्यादा होता है और अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इस जगह में रैंक 1 से रैंक 3 एरिया तक के कई लोग हैं। ये सारे के सारे बॉडीगार्ड काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, इंटरमीडिएट में लेवल 7 से कम नहीं होंगे। ये चारों बॉडीगार्ड की सिक्योरिटी ये काफी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। और ये कहते वो अंदर चले जाता है, जहाँ पे जाते ही पीताओ बॉस डू से कहता है, बॉस डू गुआन यूंग यहाँ पे है। तो यूंग कहता है, बॉस डू मैं गुआन यूंग हूँ, आखिर आपने मुझे यहाँ पे क्यों इन्वाइट किया? तो वो जो बॉस डू होती है वो से कहती है, मैनेजर गुआन यूंग तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो, जो कि मुझे नहीं रिप्लाई देता है और रिजेक्ट करने की हिम्मत करता है। और ये बॉस डू एक लड़की होती है, जिसे देखते ही यूंग काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि दुनिया की जीनियस डू बू तियान एक लड़की होगी, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। बॉस डू से कह रही होती है, बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में कोई भी ये परवाह नहीं करेगा कि तुम कौन हो। मैनेजर गुआन यूंग, क्या तुमने बियोंग जिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है? तो यूंग कहता है, नहीं। ये सुनते ही बॉस डू से कहता है, ये ऑर्गेनाइजेशन उस एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक है जो इसको मैनेज करती है। वास्तव में कंट्रोलर को जिंग दियाओ कहा जाता है, वह मुनाफा कमाने के लिए एक्सपर्ट और हाई रैंक के वॉरियर को भर्ती करता है, जो कि कम रैंक वाले लोगों पर हमला करते हैं और बहुत सारे प्रॉफिट कमाते हैं। और उन भर्ती किए गए एक्सपर्ट को रोल कॉलर कहा जाता है। तो ये सुनते ही यूंग काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, क्या कम रैंक वाले लोगों पर हमला करना? तो बॉस डू से कहती है, हाँ, ये रोल कॉलर जानकारी इकट्ठा करते हैं और मौके का यूज करते हैं। जब लोअर रैंक शिकार करने के लिए बाहर जाती है तो उन्हें मार डालते हैं। और ये मेथड काफी ज्यादा सीक्रेट है और इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। तो ये सुनते ही यूंग कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन रैंक अप रिसोर्स के बीच एक हिस्सा यियोंग जिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काफी ज्यादा वायलेंस है। तो ये सुनते ही बॉस डू कहती है, हाँ, रैंक अप रिसोर्स की कीमत 100 मिलियन युआन है और इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ सकती है और इसमें काफी ज्यादा फायदा भी है। और मुझे नहीं लगता कि रिच लू गुआंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइस के बारे में सोचेगा। हमें सच में थर्ड प्राइस के बारे में परवाह नहीं है, लेकिन ऑर्डर और रूल्स के डिसरप्टेड होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस अफेक्ट होगा। यहाँ तक कि मेरे हाई रैंक के वॉरियर्स भी मारे जाने के फेट से नहीं बच सकते और ये मुझे काफी ज्यादा नाराज करता है। तो यूंग उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास और भी कई सारे हाई लेवल के वॉरियर्स है? तो बॉस डू कहती है, ये रोल कॉलर पूरे दुनिया भर से आए हैं, जिसमें इविल कल्ट की बैकग्राउंड है। ये लोगों को मारते हैं बस मजे के लिए, वे पागल है और खून के प्यासे हैं और उनसे डील करने के लिए मेरे कार्ड इनफ नहीं है। तो यूंग उससे कहता है, इसीलिए लू गुआंग ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे पास मौजूद सारे के सारे रिसोर्स को पाने के लिए मेरी कंपनी को ही खरीद लिया। तो बॉस डू कहती है, ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक होना, ये सू कियांग जो को ही लेना है, हमें सू कियांग जो किसी भी हालत में चाहिए। तो यूंग उससे कहता है, अरे बॉस तुम तो गलत हो, सू कियांग जो तो सिर्फ एक बच्चा है जो कि स्पार के ऊपर निर्भर करता है, वह सिर्फ हिट्स लेने में अच्छा है, तो वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? तो बॉस डू कहती है, मैनेजर यूंगी, क्या तुम मेरे इंटेलिजेंस का मजाक उड़ाना चाहते हो? और ये कहते हैं वो अपने नौकर से कहती है, यूंगी को वो चीज दिखाओ, जो कि देखते ही यूंगी काफी ज्यादा रन होता है और वो देखता है कि वो जो सू कियांग जो होता है वो बहुत ही तेजी से उन सारे के सारे वीडियो को मार देता है, जो कि देखते ही वो अपने मन में कहता है, ऐसी फिल्म तो सिर्फ ब्लैक मार्केट में ही मिल सकती है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ड्यू बूतियान पा नहीं सकता। बॉस ड्यू कहती है, एक इंजर्ड वॉरियर अपने हाथों से बोन पियर्स का यूज करते हुए तुरंत 2 बेजर स्टेट रैंक 3 टाइगर बीटल को मार सकता है। यहाँ तक कि अगर मेरे 4 हाई रैंक के बॉडीगार्ड एक साथ उस पर हमला करते हैं तो भी वो उससे निपट नहीं सकते। तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं दिखता? तो सूज से कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन अगर ये सच
कुछ भी होता है तो सू कियांग जो को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो काफी ज्यादा गुस्से वाला है और ये कौन एश्योर कर सकता है कि वो गुआन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बॉस उससे कहती है इसलिए उसे मनाना तुम्हारा काम है। तो यूंगी कहता है मैं आपसे वादा नहीं कर सकता, मैं ये कैसे करूँ। तो बॉस जो कहती है तुम्हें मुझसे वादा करना ही होगा क्योंकि मैं तुम लोगों का बॉस हूँ। यूंगी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूंगी अपने मन में कह रहा होता है आखिर मैं सू कियांग को कैसे मनाऊं, अब तो बूतियन मेरा बॉस बन गया है, यहाँ तक कि जब मैं इसे पूरा कर लूंगा तो वो मुझे 3 मिलियन देगा और उसी के साथ साथ अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे यांग आता है और उससे कहता है ब्रदर गुआन यूंगी आखिरकार तुम वापस आ ही गए। तो यूंगी कहता है हाँ मैं वापस आ गया। तो यांग उससे कहता है ब्रदर यूंगी क्या हम लोग खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, मेरा भाई अक्सर मुझे खेलने के लिए बाहर नहीं लाता है, तो प्लीज मुझे बाहर ले चलो। तभी यूंगी को एक आइडिया आता है और वो अपने मन में कहता है ओ हाँ एक तरीका है जो कि मेरे बगल में ही है। और वो यांग से कहता है यांग चलो चलो बाहर जाके खेलते हैं, मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाऊंगा। और ये कहते दोनों ही पार्क में आ जाते हैं जहाँ पे यूंगी उससे कहता है यांग क्या तुम्हें अकेले खेलने में मजा आ रहा है। तो यांग कहता है हाँ भाई मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मुझे यहाँ पे मजा आ रहा है। ब्रदर यूंगी तुम मेरे लिए काफी अच्छे हो, मैं लगभग भूल ही गया कि वो हरामी कैसा दिखता है। तो यूंगी उससे कहता है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा ब्रदर यूंगी तुम्हें फ्यूचर में ऐसे खेलने के लिए बाहर ले चले। तो ये सुनते ही यांग उससे कहता है हाँ मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप रोज मुझे यहाँ पे खेलने के लिए बाहर ले चले। ये सुनते यूंगी अपने मन में कहता है ये बच्चा तो काफी ज्यादा स्मार्ट है। और यूंगी उससे कहता है तो बात यह है कि तुम्हें तुम्हारे भाई को हमारी नई कंपनी में शामिल होने के लिए राजी करने की जरूरत है ताकि हम दोनों हर रोज खेल सके। तो यूंगी कहता है चिंता मत करो, मुझे सबसे ज्यादा रोता देखकर मेरा भाई को डर लगता है, अगर वो इसे नहीं मानेगा तो मैं काफी ज्यादा रोऊंगा। तो ये सुनते ही यूंगी उससे कहता है यांग तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो, तुम आज रात क्या खाना चाहते हो। तो यांग कहता है मैं ब्रेस्ट पोर्क रिब खाना चाहता हूँ। यूंगी उससे कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने किचन लेडी को अभी ये बनाने के लिए कहता हूँ। तभी अचानक से वहाँ पे धरती फटने लगती है और नीचे से रैंक 3 टाइगर बीटल निकलता है जो कि देखते ही यूंगी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये क्या बकवास है, ये तो टाइगर बीटल है, क्या इस प्लेग्राउंड में इस इंसेक्ट ने हमला कर दिया है। ये सब देखते ही यांग काफी ज्यादा डर जाता है। तो यूंगी कहता है डरो मत, ये मैं हूँ तुम्हारे साथ हूँ। तभी यहाँ पे बाकी सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और कह रहे होते हैं सर गुआन इस जगह को हमारे पास छोड़ दो और आप यांग को लेके यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। उस बीटल को देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। वो लड़की कहती है घबरा मत, जैसे कि हमने ट्रेनिंग किया था, मैं ऐसे आगे से खींचूंगा और तुम इसे पीछे से हमला करना। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाती है और उस बीटल पर हमला करते हुए उसका ध्यान बटा रही होती है। तभी उसका जो साथी होता है वो पीछे से उसके ऊपर हमला करता है जो कि देखते ही वो लड़की दूसरे बंदे से कहती है तुम इसके पीछे जाओ, उसके पीछे पैर को काट दो। तो वो टकला कहता है ठीक है ये मेरे पर छोड़ दो। और ये कहते हुए उसके पैर पे वार करता है लेकिन उससे उसको कुछ भी नहीं होता जो कि देखते ही वो कहता है मैं इसे काट नहीं सकता, इसका सेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो लड़की कहती है तो ठीक है तुम लोग इसका ध्यान अट्रैक्ट करो, मैं इसके पेट पर अटैक करती हूँ। और ये कहते ही वो अपने डैगर को लेते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ती है और उसके पेट पर अटैक करती है जिससे कि वो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। लेकिन वो बीटल काफी तेजी से उसके ऊपर वार करता है और सभी लोगों को एक साथ घायल कर देता है। तो वो लड़की कहती है ये बीटल वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी मूवमेंट स्पीड ये काफी ज्यादा फास्ट है, ऐसा लगता है कि इस इंसेक्ट की स्पीड हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा है। और वो बीटल यूंगी पर हमला करता है जो कि देखते ही यूंगी यांग को पकड़ लेता है और कहता है घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो कि देखते ही अचानक से उस बीटल पर हमला होता है और हम देखते हैं कि सू कियांग वहाँ पे आ चुका होता है और कहता है मेरे छोटे भाई को टच करने की हिम्मत तुम्हारी कैसी हुई, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते वो काफी तेजी से उस बीटल पर हमला करता है और एक स्ट्राइक में से मार डालता है। और बाकी सारे साथियों से कहता है जब मैं यहाँ पे नहीं था तो तुम लोगों ने कितना मजा किया, सिर्फ ये रैंक 3 का टाइगर बीटल इसने तो तुम्हारी हालत खराब कर दी है। जो कि देखते ही यूंगी कहता है एरोगेंट बनना बंद करो, अगर हमें यांग की सुरक्षा नहीं करनी होती तो हम इसे संभाल सकते थे। ये सब देखते यांग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है बड़े भाई तुम तो वापस आ गए। सून 3 एक्सपर्ट को देखते हुए कहता है जिन तीनों एक्सपर्ट को तुमने हाइड किया है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन तीनों के साथ उस बीटल को हरा सकते थे। ये सुनते ही वो लड़के कहती है क्या तुम उस बच्चे के बड़े भाई हो, यहाँ तक कि अगर तुम हमारे सामने नहीं आते तो हम उस टाइगर बीटल को मार सकते थे। तो सू उसके नेम प्लेट को पढ़ते हुए कहता है जियान यूनची अगर तुम इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हो तो प्लीज नौकरी ना करो, नहीं तो तुम जल्दी मर जाओगी और ये तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है। और ये देखते ही सू कहीं और देख रहा होता है जो कि देखते ही जिया उससे कहती है हे तुम कहाँ पे देख रहे हो और मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। तो यूं के कहता है ठीक है अब तुम लोग रुक भी जाओ। ये कहते हुए अपने गार्ड से कहता है आगे की परेशानी को रोकने के लिए इस छेद को बंद कर दो। फिर कुछ से बाद हम लोग देखते हैं कि सू यांग से कहता है यांग बहुत दिन हो गए जब तुमने मुझे आखिरी बार देखा था, क्या तुमने मुझे याद किया। यांग उससे कहता है हाँ। तो सू से कहता है क्या तुम्हें मेरी याद आती भी है, तो फिर मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए क्यों नहीं देख रहा। तो यांग कहता है ब्रदर मैं घर में नहीं जाना चाहता, मैं बड़े भाई गुआन यूंगी के घर में रहना चाहता हूँ। तो सू से कहता है क्या कमीने तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या तुमने गलती से उन कीड़ों को तो नहीं खा लिया है, आखिर तुम इतनी जल्दी मुझे बिट्रे क्यों कर रहे हो। तो यांग से कहता है ब्रदर आप यूंगी ब्रदर के नई कंपनी में ज्वाइन हो जाए फिर हम लोग एक साथ रह सकते हैं। तो सू काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या कौन सा नई कंपनी। तो यूंगी उससे कहता है हमारी कंपनी को लू गुआंग ऑर्गेनाइजेशन ने खरीद लिया है। तो सू कहता है क्या लू गुआंग ऑर्गेनाइजेशन। यूंगी उससे
कहता है हाँ अब हमारा बॉस दू वो तियान है। तो सू उससे कहता है क्या दू वो तियान, क्या तुम अभी भी मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे धोखा दे सकते हो? यूंग से चाय देते हुए कहता है जब मैं दू वो तियान से मिला तो उसने बेयोंग जिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया और ये काफी ज्यादा रफ सिचुएशन है। ये सुनते ही सू अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने कई सारे लोगों को मारा है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि यांग जिया हुआ और दूसरे लोग भी उनकी वजह से ही मारे गए हो। मैं और लू मुझे रैंक 1 एरिया के लोग हैं, हम समझ सकते हैं कि हम पर हमला क्यों नहीं किया गया, लेकिन वूजी मायो के लिए ये कैसे समझा जा सकता है? यूंग किसू से कहता है कि बॉस डू ने ये कहा है कि अगर तुम लू गुआंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो वो तुम्हें 3 कंडीशन देंगे। पहला, जो कि तुम अपने खुद का टीम बना सकते हो, फिर तुम उस टीम का लीडर भी हो सकते हो, और दूसरा तुम्हारा अभी का इनकम को डबल या फिर ट्रिपल कर दिया जाएगा, और तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट रैंक अप क्वालिफिकेशन को भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि तुम और तुम्हारा छोटा भाई जल्द ही रैंक 2 एरिया में एंटर कर सकते हो। और तीसरा कंडीशन यह है कि रैंक 1 और रैंक 2 के एरिया में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि तुम्हें ये ऑफर कर सके। जो कि सुनते ही सू से कहता है सच बोलो तो तीसरी शर्त ये बड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर मैं लुगोंग ऑर्गेनाइजेशन के कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उसके जरिए रेस्ट्रिक्टेड हो जाऊंगा, और मैं इस तरह के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। सर गुआन यूंग की मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुनते ही यांग रोने लगता है और कहता है बड़े भाई मैं घर नहीं जाना चाहता, मैं बड़े भाई यूंगी के घर रहना चाहता हूँ। तो सू से कहता है यांग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों का घर कितना बड़ा हो, ये हमारा असली घर नहीं है, हमें घर जाना ही होगा। तो ये सुनते ही यांग रोने लगता है और कहता है आखिरकार आपने मुझे इतने लंबे समय तक अंदर रखने के बाद बाहर किया था, लेकिन फिर आप मुझे फिर से बंद करने जा रहे हो, मैं वापस नहीं जा सकता। और ये कहते वो रो रहा होता है। तो सू यूंग से कहता है सर गुआन यूंग के इस समय के दौरान यांग की देखभाल करने के लिए थैंक यू, और ये कहते ही वो उसके अकाउंट में 10 मिलियन दे देता है, जो कि देखते ही यूंग उसे कहता है कि यांग जल्दी मत करो, मैंने अभी जो कहा उसके बारे में सोचो। तो सू से कहता है अपना पैसा रखो, मैं फ्यूचर में तुम्हारी कंपनी भी छोड़ दूंगा, फिर हम दोनों इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। तभी यूंग कहता है रुक जाओ, तुमने मुझे 500,000 ज्यादा पे किया है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो सू से कहता है 500,000 ये एक सब्सिडी है जो कि जियाओचुन और दूसरे वॉरियर्स के लिए है। ये कहते वो वहाँ से चले जाता है, जो कि देखते ही यूंग अपने मन में कहता है मुझे पता था कि सू कियान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अब मैं बॉस को क्या बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि सू और यांग दोनों ही घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे यांग काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जो कि देखते ही सू से कहता है क्या तुम अभी भी नाराज हो? ठीक है आज रात मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तो यांग उससे कहता है तुम जो पकाते हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खाने का मन ही नहीं करता। तो सू से कहता है इसके बारे में कैसे है कि आज तुम्हारा भाई तुम्हें मेडिसिन लगाने में मदद करेगा। तो यांग कहता है इसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर कुछ समय बाद हम बार का सीन देखते हैं, जहाँ पे मुझे जाते हुए कहती है आखिरकार मैं वापस आ ही गई। दूसरी तरफ हमें उसी कॉलर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसकी जो मिशन है वो चेंज हो चुका है और उसका जो किल टारगेट है वो लियाओ हैंगजुन है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ का बॉस कह रहा होता है ब्रदर जियांग काफी समय हो गया है तुम्हें देखे हुए, तुम कहाँ थे, चलो चीयर्स करते हैं। तो ये सुनते ही वो जियांग कहता है बॉस लाओ ये याद रखना कि इस सुंदर सिंगर के साथ तुम्हें मेरी बात करानी है। तो ये सुनते ही बॉस लिया उससे कहते हैं अगर तुम इसमें खुश होते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर ढूंढ सकता हूँ, चलो चीयर्स करते हैं। तभी वहाँ पे मुझे और जू दोनों ही आ जाते हैं, जहाँ पे मुझे आते हुए कहती है अंकल जियाओ मैं वापस आ गई हूँ, जिसे देखते ही बॉस जियाओ काफी साधारण होते हैं और उससे कहते हैं ग्रेट, आखिरकार तुम लोग सुरक्षित वापस आ ही गए, ये टाइम काफी ज्यादा स्मूथ रहा है ना। तो ये सुनते ही मुझे कहती है सबको समझाने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, और ये कहते ही वो को दिखाते हुए बॉस लियाओ से कह रहे होते हैं अंकल लियाओ ये वो जी मियाओ है जो कि टाइगर वार टीम का एक मेंबर है, आप इससे पिछली बार मिले थे। तो ये सुनते ही वो कह रहा होता है हेलो अंकल लियाओ, सिस्टर हाजी आते वक्त आपके बारे में काफी कुछ बोल रही थी। ये सुनते ही बॉस लियाओ कहता है अच्छा मेरे बारे में बात कर रही थी, इसका मतलब जरूर ये मेरी बुराई कर रही होगी। तो वो कहता है नहीं आखिर ये ऐसा क्यों करेगी, सिस्टर हाजी ने कहा है कि आप उसे ज्यादा देर तक काम करने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन आप पूरी रात काम करते हैं। तो ये सुनते ही बॉस लियाओ मुझे को डांटते हैं, तभी मुझे उससे कहती है लेकिन मैंने जो भी कहा वो सच कहा। तो बॉस लियाओ कहते हैं ठीक है धीरे धीरे पियो, मैं जाके काम करता हूँ। और ये कहते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, जो कि देखते ही वो कहता है सिस्टर हाजी अंकल लिया तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मुझे कहती है वो ना केवल अच्छे बॉस से बल्कि मैं उन्हें अपने मॉम डैड की तरह मानती हूँ। तो वो कहता है ये रैंक 1 एरिया खतरे से भरा है, फिर भी बॉस लियाओ इतना अच्छा कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये इजी नहीं है। तो मुझे कहती है एक्चुअली अंकल लियाओ पास्ट में एक हाई रैंक के फेमस वॉरियर थे। ये सुनते ही वो काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या हाई रैंक के वॉरियर? तो मुझे कहती है हाँ अंकल लियाओ ओरिजिनली हाओयान टीम के लीडर थे। जो कि सुनते ही वो कहता है क्या हाओयान टीम, जो कि रैंक 3 एरिया का लेजेंडरी टीम है, जो कि 5 साल पहले किसी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए थे, और उसी के साथ साथ सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूज को सील कर दिया। मैंने ये अपने टीममेट से सुना, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अंकल लियाओ इस टीम का लीडर होंगे। तो मुझे कहती है वो सभी गायब हो गए क्योंकि उन्हें फंसाया गया था। ये सुनते ही वो कहता है क्या फंसाया गया था? तो मुझे कहती है तो मुझे ये 5 साल पहले से शुरू करना चाहिए। हाओयान टीम सच में एक रैंक 3 एरिया में सबसे मजबूत टीम थी, जिस वजह से कई सारे
ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें फेवर किया और उन्हें कई सारे चीज ऑफर की। आखिर में यान जी ऑर्गेनाइजेशन ने उस टीम को खरीद लिया और टीम के हर एक मेंबर का डेथ इंश्योरेंस बनवा लिया। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसका परिवार को एक बड़ी कीमत मिलेगी। लेकिन जब वार काफी ज्यादा हाई में होती है तो ऐसी शर्तें काफी ज्यादा रेयर हो जाती है, क्योंकि हर किसी को मुआवजा मिलेगा तो टीम ने अपनी चिंता छोड़ दी और एक हीरोइक फाइट करके एक ग्रेट रिजल्ट प्राप्त किया। ये बॉस की लड़ाई हो या फिर टीम की चुनौती, वो सभी जीत गए। और उसी के साथ साथ यान जी ऑर्गेनाइजेशन वो काफी ज्यादा अमीर बन गया और उसने बहुत ही ज्यादा कमाया। लेकिन फ्यूचर की सिचुएशन कुछ अनएक्सपेक्टेड थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियाम का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि हाओयान टीम, अगर तुम सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दो। तो ये सुनते ही लियान कहता है हाँ ये हाओयान टीम है। तो उस तरफ से ये जवाब आता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्डर दिया है कि केव में जाकर उन सारे के सारे इंसेक्ट को किल कर दो। जो कि सुनते ही लियान कहता है वो सेंटीपेड केव का स्ट्रक्चर वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो छिपने के लिए और चुपके हमला करने के लिए काफी अच्छा जगह है और हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने ज्यादा सेंटीपेड होंगे, इसमें तो काफी ज्यादा रिस्क है। तो उस तरफ से ऑर्डर आता है कि हमें एक रिलेबल इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ पे बस एक ही सेंटीपेड है और केवल एक ही रास्ता है, टीम को सिर्फ चार्ज करने के लिए कहो, तुम लोग मिशन को आसानी से पूरा कर सकते हो। तो ये सुनते ही लियान कहता है कार्रवाई करने से पहले हमें जांच करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ से ऑर्डर आता है ज्यादा समय नहीं बचा है, रैंक अप पैसे जल्द ही बंद हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन ने तुम लोगों को अभी जाने का ऑर्डर दिया है। ये सुनते ही उसका दूसरा बंदा कहता है लीडर लियाओ चलो जल्दी से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं देगा। तो हर एक बंदा कहता है हाँ चलो चलो जल्दी चलो, इसे जल्दी मार डालते हैं और हम लोग जल्दी घर लौट जाएंगे, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मुझे जल्दी घर जाना होगा। तो वही पहला वाला बंदा कहता है हाँ ये इंसेक्ट ये काफी ज्यादा मजबूत नहीं है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो वही दूसरा बंदा कहता है लीडर लियाओ चिंता मत करो। तो लियाओ कहता है ठीक है चलो जल्दी करते हैं और ये कहते वो सभी उस ग्रीन जजमेंट रॉक केव में घुस जाते हैं, जहाँ पे वो दूसरा बंदा लीडर से कह रहा होता है लीडर क्या हमें अभी शुरू करना चाहिए। तो ये सुनते ही लियाओ कहता है हाँ सभी को मार डालो। वो लोग आगे जा रहे होते हैं जहाँ पे एक बंदा कहता है कि कमांड सेंटर ने नहीं कहा था कि ये द लायर इज चलो है, रास्ता सिर्फ एक ही है, लेकिन हम लोग इतनी देर से चल रहे फिर भी हम लोग आखिर तक नहीं पहुँचे हैं। तो दूसरा बंदा कहता है सच में ये तो काफी ज्यादा गहरा है, हम लोग कितनी दूर जाने वाले हैं। आगे जाते ही वो लोग किसी दूसरे प्लेस पे पहुँचते हैं जहाँ पे वो बंदा कहता है लीडर लियाओ ये जगह तो काफी ज्यादा अजीब है। तो लियाओ कहता है ये इतना आसान नहीं लगता, चलो जल्दी से पिछड़ते हैं। तभी उनके सामने से किसी की आवाज आती है जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और उनका जो एंट्रेंस है वो क्लोज हो चुका है। जो कि देखते ही लियाओ कहता है एंट्रेंस क्लोज हो चुका है, क्या हम पर घात लगाकर हमला किया जा सकता है, ऐसा लगता है कि हम पर हमला होने वाला है। तो दूसरा बंदा कहता है लीडर अब हमें क्या करना चाहिए। तो लियाओ कहता है जल्दी से दूसरा रास्ता खोजो। तभी लीडर के पीछे से एक कीड़ा हमला करता है जो कि देखते ही उनका साथी कहता है लीडर बच के। जो कि देखते ही लियाओ उस इंसेक्ट को अपने डैगर से मार देता है और वो कह रहा होता है इतने सारे सेंटीपेड्स और मुझे लगता है कि इनके लेवल ये कम नहीं है। तभी उस पर और सेंटीपेड्स हमला करते हैं जो कि देखते ही वो उससे बच रहा होता है और कहता है वांग जियालू तुम दो लोगों को लो और उस पत्थर के दीवार को तोड़ दो और जो दूसरे बचे हैं वो मेरे पीछे आओ, हम लोग मिलके इस सेंटीपेड्स को रोकते हैं। तो ये सुनते ही वो दूसरा बंदा कहता है रॉजर और लीडर लियाओ तुम दोनों मेरे साथ आओ। ये सुनते ही लियाओ कहता है सेंटीपेड्स को रोको और उन्हें वांग जियाओ की तरफ मत जाने दो, इन सभी को मार डालो भाइयों, हम यहाँ से बच के जा सकते हैं। दूसरी तरफ वो वांग जियाओ वो भाग रहा होता है और भागते हुए कह रहा होता है काम खत्म हो जाने के बाद मैं अपने बेटे का जन्मदिन मनाऊंगा। तो दूसरा बंदा कहता है हाँ फिर हम लोग खुशी से पियेंगे। दूसरी तरफ लीडर लियाओ वो बहुत ही मुश्किल से उन सारे के सारे सेंटीपेड्स से लड़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे और भी सारे सेंटीपेड्स आ रहे होते हैं जो कि देखते ही वो कहता है क्या यहाँ पे तो और सारे सेंटीपेड्स आ रहे हैं, नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। और ये कहते वो पीछे देखता है जहाँ पे बहुत ही बड़ा सेंटीपेड्स होता है जो कि देखते ही वो कहता है क्या ये वो सेंटीपेड नहीं है जो कि बच निकला, ये तो काफी ज्यादा बड़ा है और इसके लेवल ये काफी ज्यादा हाई है। हेडक्वार्टर ने इसके बारे में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी वो इंसेक्ट उस पर हमला करता है लेकिन वो उसे काउंटर कर लेता है और कहता है क्यों ये कमीना इतना पावरफुल क्यों है, सभी लोग सावधान हो जाओ। और वो अपने में कहता है ऐसा लगता है कि आज के दिन इन सेंटीपेड्स के खिलाफ काफी ज्यादा बड़ा मुकाबला होगा। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है इसे मुझ पर छोड़ दो। ये कहते वो काफी तेजी इसके ऊपर अटैक करता है जो कि देखते वो सेंटीपेड भी अपने टेल से लिया पर हमला करता है जिससे कि वो दूसरा ऑफिसर वो रोक लेता है। लेकिन वो सेंटीपेड काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो उस बंदे को खींच लेता है जिसकी वजह से वो बंदा नीचे गिर जाता है और कहता है मैं अब इसे और नहीं खींच सकता। तभी वो सेंटीपेड उसे घसीटते हुए खा जाता है। और इसी के साथ साथ ये जो टीम है ये हाई रैंक है रेड टेल सेंटीपेड से हार गया। जो कि देखते लिया कह रहा होता है वांग जियाओ तुम कहाँ पे हो और क्या कर रहे हो, तुम्हें इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तो ये सुनते ही वांग कहता है हाँ अभी हो गया है और ये कहते वो वहाँ पे ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक छेद होता है। जो कि देखते ही लिया कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ। तभी वो देखता है कि सामने से और भी ज्यादा सेंटीपेड्स आ रहे होते हैं। जो कि देखते ही वो लोग कह रहा होता है क्या यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। दूसरा बंदा कहता है हमें यहाँ पे मरना नहीं चाहिए, चलो उनसे लड़ते हैं। और ये कहते सभी उनसे लड़ने लगते हैं और हमें पता जाता है कि उसके बाद सेंटीपेड्स आते गए और टीम को एक खतरनाक और एक खराब सी सिचुएशन में डाल दिया। वो फाइट काफी ज्यादा खींची गई और टीम के मेंबर्स वो काफी ज्यादा थक गए। टीम के मेंबर्स मरते जा रहे थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया हर
काफी निराश हो रहा था, जो कि देखते लियाओ चिल्लाते हुए कहता है, अगर मुझे तुम सबके साथ मरना भी पड़े तब भी मैं तुम सभी को घसीटते घसीटते यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। ये कहते वो आगे बढ़ता है, जो कि देखते ही वांग उसे रस्सी से पकड़ लेता है और कहता है, लीडर आप यहाँ पे नहीं मर सकते, आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। और ये कहते वो उसे खींच रहा होता है, जो कि देखते ही लियाओ से कहता है, वांग जियायू ये तुम क्या कर रहे हो? तो वांग कहता है, लीडर हम यहाँ से बच के जा नहीं सकते, तो प्लीज हमारे परिवार के मेंबर्स की देखभाल करने में हमारी मदद करना। और ये कहते वो उन्हें बाहर फेंक देता है और कहता है, बस यहाँ से चले जाओ। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है और इसी के साथ साथ ये सीरीज भी यहाँ पे खत्म होती है, मतलब कि इसके चैप्टर यहाँ पे खत्म होते हैं। एंड जैसे जैसे इसके चैप्टर आएंगे वैसे वैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।